जी अशर भाई, वी शुड स्टार्ट, और मैंने लिंक शेयर कर दिया, जो ज्वाइन करते जाएंगे फिर साथ साथ। करेक्ट। जी। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे। और आज जो बेसिकली मुझे टॉपिक्स दिए गए हैं, बेसिकली डेड इन शेल के हवाले से हैं, और जो है रेड आई सर्वाइवल के हवाले से हैं। तो आई वुड आई मीन लाइक टू स्टार्ट विद अ डेड इन शेल, और उसमें उसकी इम्प्रूवमेंट वगैरह कैसे हो सकती हैं, मैं उन चीज़ों पे जो है वो थोड़ी मैं स्टार्ट करूंगा कि बेसिकली डेड इन शेल जो है वो, मतलब उसकी रीजंस क्या क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेड इन शेल की क्या होती हैं। फिर मैं उसमें डेफिनेटली आपको कहूंगा कि उसमें आप उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और मेजरली आपका जो है रेड आई की मोर्टेलिटी की रीजंस क्या होती हैं, और उसको अवॉइड हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिकली रेडिन शेल्स की जो है रीजंस, और या कह लें कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। रेडिन मतलब रेडिन शेल जो होता है आपके पास डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। वो इनिशियल आप कह लें कि जब आपके पास लेंग आती है, तो आप इनिशियल डेज में भी डेड इन शेल होता है। आपके पास डेड इन शेल इन मिड डेज भी हो रहा होता है, और आपके पास डेड इन शेल बिल्कुल मतलब लास्ट स्टेजेस पे भी जाके हो रहा होता है। आपको बेसिकली उन सब की रीजन पता होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले जो है आप कह लें कि जो सबसे पहली रीजन होती है या सबसे पहली स्टेज होती है, वो बेसिकली इंक्यूबेशन की स्टार्टिंग उसमें हो जाती है, जिसको हम एम्ब्रियोटिक डेड एट बिल्कुल स्टार्ट ऑफ इंक्यूबेशन कह सकते हैं। और उसकी सबसे मेजर रीजन जो होती हैं, उसमें आपके पास आ जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और आप ऐसा कह लें कि न्यू फैंसेस जो होते हैं, उनमें कह लें कि थोड़ी सी ईगर टू वो होती है देखने की, चेक करने की, वो बार बार अपने जो है वो बर्ड्स उनके अंडों को चेक कर रहे होते हैं, बार बार बर्ड को बॉदर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, ये बार बार नेस्ट में आ रहा है जा रहा है, उसकी जो है एग की जो है वो पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। तो एक वो एक बहुत बड़ी रीजन जो है बन जाती है। उसके अलावा जो है बेसिकली एक बड़ी और कॉमन मतलब इश्यू है, जिसकी वजह से बर्ड इरिटेटेड रहता है आपका, और जो कि डेड इन शेल की तरफ लेके जाती है इवेंचुअली। वो बेसिकली आपके अंदर शेड के अंदर जो है वो अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट या नॉट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, और उसकी भी फर्दर रीजंस होती हैं कि वो शेड के ऊपर आप कह लेंगे सफाई प्रॉपर होने की ना होने की वजह से एक 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 बैड ऑर्डर रहती है, और वो डेफिनेटली बैड ऑर्डर सिर्फ हमें ही नहीं डिस्टर्ब करती, वो बर्ड को भी कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बॉक्स में रहना पसंद नहीं करता। या उसकी एक और वजह जो है वो बेसिकली आप कह लें कि माइट्स होती है, और माइट्स में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और उसकी भी माइट्स की भी इवेंचुअली जो है कह लें आपके मेन रीजन माइट्स होने की भी वो बेसिकली बैड इन्वायरमेंट ही है, कि आपकी सफाई हाइजीन प्रॉपर नहीं है, या शेड के ऊपर लाइट प्रॉपर नहीं आ रही, या आप उसकी शेड की डिसइंफेक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे। तो एक ये रीजन होती है जो इनिशियल में मतलब वहाँ पर डेरेंशियल हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपने जो भी मतलब बॉक्स यूज कर रहे हैं, या उसके अंदर फर्दर जो नेस्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कुछ लोग मतलब मैंने देखा है, शायद आपकी सुना भी ना हो, बट मैंने देखा भी है कि कुछ लोग नेस्टिंग के लिए ना बर्ड्स को पेपर दे देते हैं। शायद आपके लिए स्ट्रेंज चीज होगी, लेकिन मैंने ये देखा है। अब पेपर बर्ड जो है डेफिनेटली उससे भी उसको मतलब च्यू करके छोटे छोटे पीसीज में करके उससे नेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड नेस्टिंग मटेरियल। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि इस टाइप का नेस्टिंग मटेरियल दे देते हैं, जो कि बर्ड ही उसको लाइक नहीं करता, या मतलब प्रेफर नहीं करता प्रॉपर नेस्ट करके उसमें जो है अंडों को इंक्यूबेट करने के लिए। एक चीज याद रखिएगा कि लव बर्ड्स या कोई भी बर्ड्स हैं, जब वो प्रॉपर हेल्थ में होते हैं, प्रॉपर कंडीशन में होते हैं, और आप लोग उन्हें डेफिनेटली सप्लीमेंट्स भी यूज करवा रहे होते हैं, तो लेइंग तो आना इज मस्ट। इट डजेंट मीन कि बर्ड ने लेइंग जो है वो क्रॉसिंग के बाद ही की है। तो अक्सर मेजोरिटी लोगों के पास डेड इन शेल उनको फील इसी तरह होता है, या अनफर्टिलिटी कह लें उसको, कि वो इसी वजह से होती है कि आप बर्ड तो मतलब उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर देते हैं, लेकिन उनको एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं देते कि वो प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली ब्रीड करके हैप्पीली उसको इंक्यूबेट भी करें, और फिर आगे फर्दर लेके चलें। खैर, एक और उसमें मेजर रीजंस आती हैं, वो होती है कि एक आप कह लें कि ब्रीडिंग इन लेस एज, आपका बर्ड प्रॉपरली मेच्योर ही नहीं, आपने उसको ब्रीड पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास 4-5 महीने का बर्ड है, या 6 मंथ्स का बर्ड है, और आपने उसको देखा कि वो प्रॉपरली आपको फिजिकली जो मेच्योर फील हो रहा है, और आपने उसको ब्रीडिंग पे लगा दिया है, तो उसमें क्या होगा कि वो फिजिकली तो शायद वो एक अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है सारा कुछ, लेकिन इंटरनली
जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई एक एग इस तरह का प्रोड्यूस करे जिसके अंदर एक स्ट्रांग एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो। तो ये बेसिकली इनिशियल स्टेजेस पे डेड इन शेल होने की डिफरेंट वजूहत होती हैं। इसके बाद जो फिर आगे सेकंड स्टेज में मिड काइंड ऑफ पीरियड होता है, उसमें डेड इन शेल होता है। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 5-7 दिन के बाद अंडा प्रॉपर फर्टाइल हुआ, फिर उसके 5-7 दिन के बाद से लेके ऑनवर्ड कह लें कि 12-15 दिन की एज के अंदर अंदर वो डेड इन शेल होता है। तो उसमें उसकी भी डिफरेंट रीजंस होती हैं। और उसमें डिफरेंट रीजंस में मतलब सबसे पहले क्या होता है कि आपके शेड के ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती। उस स्टेज पे जाके जब आपका एम्ब्रियो भी स्ट्रांग हो गया है और अब बच्चा प्रॉपर अंदर डेवलप हो रहा है अंडे के, तो उस स्टेज में आगे डेड इन शेल होने की सबसे बड़ी वजह, वन ऑफ सबसे बड़ी वजह बेसिकली आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना है। और जो कि बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है। सर्दियों में क्या होता है कि हम लोगों को सर्दी महसूस होती है डेफिनेटली। हम समझते हैं बर्ड को भी इतनी ठंड लग रही है और उसको भी हमने पता नहीं हीटर देने हैं या हमने उसको सारा पैक कर देना। तो क्या करते हैं लोग, हर जगह से उसको साइडों से शेड बेड पैक किया और अंदर हीटर भी लगा दिया, जो कि टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस है। दोनों रॉन्ग प्रैक्टिस है। एक तो याद रखना है, आपने कभी भी अपने शेड को कंप्लीटली टाइट, एयर टाइट नहीं करना, पैक नहीं करना। हाँ, उसमें एक चीज की सिर्फ आपने एहतियात करनी होती है, और वो क्या होती है कि आपने बेसिकली अपने शेड के अंदर जो डायरेक्ट एयर इनटेक हो रही होती है ना, मतलब अंदर आ रही होती है, उसको रोकना होता है, डायरेक्ट एयर को। आप इस तरह का सिलसिला कुछ बना सकते हैं कि आप अपने जो है वो शेड के अंदर कोई ना ऐसी ओपनिंग रखें जहां से फ्रेश एयर आती रहे, और एग्जॉस्ट आपका ओपन होना चाहिए। अब शायद ये आप लोगों को सरप्राइजिंग लगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे शेड के ऊपर पूरा साल एग्जॉस्ट बंद नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जब विंटर्स सॉरी समर्स होते हैं तो एग्जॉस्ट ज्यादा चल रहे होते हैं, क्योंकि आई हैव अ बिग प्लेस, अप्रोक्सीमेटली कह लें 5 मरला की प्लेस है जिसमें सिर्फ बर्ड्स हैं। तो उसमें ज्यादा एग्जॉस्ट ऑन हो जाते हैं। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि मैं कवर तो जरूर करता हूँ शेड को, बंद करता हूँ ताकि डायरेक्ट किसी भी बर्ड को ठंडी हवा ना लग जाए बाहर से। लेकिन एग्जॉस्ट ऑन होता है और एक स्मॉल ओपनिंग ऐसी होती है जिसके सामने बर्ड नहीं होता, जहां से हवा आती रहे अंदर, एक फ्रेश एयर आती रहे ताकि अंदर की हवा बाहर निकलती रहे। तो आप लोगों ने भी ये चीज लाजमी फॉलो करनी है। अच्छा, दूसरी मेजर रीजन जो होती है मिड टाइम पे आके कह लें कि डेड एंड शेल की, वो होती है आपकी बेसिकली गंदी नेस्टिंग आगे। प्रैक्टिस। मैम प्लीज म्यूट योर माइक। हम्म, मैम काइंडली माइक म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली मैं बता रहा था सेकंड रीजन जो है मेन, वो बेसिकली आपकी जो है वो नेस्टिंग प्रॉपर नीट या हाइजीनिकली मतलब उस तरह से नहीं होती। अब उसमें क्या होता है कि उसमें भी बेसिकली बैक्टीरिया ही डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली एग आपका डेड एंड शेल की तरफ जा रहा होता है। तो आपने एक चीज ये भी मेक श्योर करनी है कि आपकी नेस्टिंग जो है वो प्रॉपर नीट क्लीन है। तो ऐसे गंदी मंदी नेस्टिंग नहीं छोड़ देनी, एक बहुत बड़ी रीजन इस ये भी होती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब हम रीजंस की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि हमेशा ये रीजन होगी। देयर कुड बी डिफरेंट पॉसिबल रीजन। तो कोई ये कहे कि यार मेरे पास तो नेस्टिंग भी गंदी होती है लेकिन डेड इन शेल नहीं होता, तो हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी हमें नेस्टिंग नहीं साफ करनी। हमें बेसिकली सारे पॉसिबल सोल्यूशन करने हैं, देन हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज यू नेवर नो, या मेरे पास ये मसला आ रहा है तो आई कैन नेवर नो कि मेरे पास एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो हमने इन सब चीजों का ही ख्याल साथ साथ रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आगे एक स्टेज आती है बिल्कुल जिसको आप कह लें कि लास्ट स्टेज पे आके अप्रोक्सीमेटली हमारे पास डेड एंड शेल हो रहा होता है, और बिल्कुल आप कह लें कि हैचिंग से चंद दिन पहले। अच्छा, उसमें एक बहुत ज्यादा जो कह लें कि मेजर फैक्टर है, वो दो ही है काइंड ऑफ। एक ये है कि आपका एक सडन फ्लक्चुएट हो जाए टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ कि पूरा ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन आपका बर्ड जो है वो फॉर एग्जांपल 20 डिग्री में रहा है और बड़ा एक सूटेबल टेम्परेचर, तो एकदम से आपका दरदर हरारत कह लें कि जो भी टेम्परेचर है वो सीधा 30 डिग्री पे चला गया, शायद आपने हीटर लगा दिया या वट एवर, एकदम से सडन मतलब उसकी टेम्परेचर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ गई। तो ये चीज भी एंड स्टेजेस पे जाके उसको इफेक्ट करती है। दूसरी बड़ी रीजन जो है वो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, आप कह सकते हैं। आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा कि जी ह्यूमिडिटी की वजह से डेड एंड शेल होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये सिर्फ लास्ट स्टेज पे होता है। इससे पहले ह्यूमिडिटी जो है बेसिकली
उस चीज को इफेक्ट ही नहीं कर रही होती किसी भी तरह से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन मत करें, लेकिन आप ह्यूमिडिटी की टेंशन ना लें इतनी। मतलब मैंने देखा लोगों ने ह्यूमिडिफायर लगाना शुरू कर दिए अपने एवरेज के अंदर। तो कभी डी भी लगा रहे हैं जी, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है तो जी हम डी लगा रहे हैं। कोई नहीं है। आपको सिर्फ अपने फ्रेश वेंटिलेशन मतलब फ्रेश एयर और उन चीज़ों पे सफाई और उन चीज़ों पे फोकस रखना है। इस पे फोकस नहीं रखना, ये टेम्पररी चीज़ है। वो मैं क्यों बताता हूँ क्यों टेम्पररी है। अब देखें ये इफेक्ट तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बर्ड्स को इसमें बड़ी सेंस दी होती है। बर्ड जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से ह्यूमिडिटी नेस्ट की मेंटेन करनी है। तो अब उसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो बता देता हूँ, वो फॉलो करें आप तो उससे आप बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जी हमारे पास शेड के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो लो हो रही है, मतलब बिलो 30 कह लें। वैसे नॉर्मल रेंजेस बता देता हूँ, 50 to 70 के दरमियान जो ह्यूमिडिटी है ना, दैट्स काइंड ऑफ आइडियल। मतलब वो 70 की बजाय 75 80 तक भी चले जाए तो दैट्स फाइन। 80 से ऊपर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा कंसीडर होती है। और 50 से नीचे 45 तक या इवन 40 तक भी दैट्स कंसिडरेबल। लेकिन 40 से नीचे जब आती है तो थोड़ी सी लो कंसीडर होती है। तो फॉर एग्जांपल आपको लो ह्यूमिडिटी आप फेस कर रहे हैं, इस तरह के आगे मतलब मौसम आएगा खुश्क मौसम, उसमें आप क्या करते हैं कि बेसिकली मैं जो पर्सनली करता हूँ कि मैं उस मौसम में ना बर्ड को जो है लूसन ऑफर करता हूँ, थोड़ी बड़े फॉर्मेट में, मतलब चॉप करके नहीं देता। मुझे पता है कि बर्ड क्या करेंगे, लूसन उठाएंगे, जाके अपनी नेस्टिंग के नीचे रख लेंगे, और डेफिनेटली उसके अंदर एक क्वांटिटी है नमी की, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उनके नेस्ट की ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा, पॉट्स में मैं मेरी जाती ख्वाहिश होती है कि मैं ओपन पॉट्स दूं बर्ड को, और मेरे पास सारे ओपन पॉट्स लगे हैं, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि जिन्होंने क्लोज पॉट्स लगाए हैं वो गलत हैं। अब मेरी जाती कोशिश की होती है ओपन पॉट्स की, उसकी दो रीजन है। एक तो ये कि बर्ड अपने आप को नीट क्लीन रखता है प्रॉपर, मतलब नहाता हुआ आता है। और जिन लोगों ने लगाए हैं वो नोटिस करेंगे कि बर्ड विंटर्स में भी नहाता है, प्रॉपरली नहाता है, उसको कोई इशू नहीं है। बाय ठंड है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसा मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी दी है कि वो मौसम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। दूसरी उसकी मेजर रीजन मेरे पास ओपन पॉट रखने की ये होती है ताकि बर्ड इजीली नहा के, और जब जब उसको जरूरत है, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी लो हो रही है, उसने मेंटेन करनी है, तो वो खुद ही गीला होता है और जाके एग्स के ऊपर बैठ जाता है और उसकी अपने नेस्ट की और एग की ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लेता है। तो एक एक वजह ये भी होती है, मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं कभी ये हरगिज नहीं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्लोज पॉट लगाए हैं जो वाटर फीडर्स होते हैं वो गलत है। गलत वो भी नहीं है। मैंने देखा है कि उसमें भी बर्ड्स जो हैं वो अपने आप को मतलब प्रॉपरली वेट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब बीक के अंदर पानी लेके, और फिर वेट होके बैठ जाते हैं। तो खैर एक ये जो है वो आप प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं अपने एंड पे, आखिर में आके बच्चे को मतलब इस चीज से डेड एंड शेल होने से बचाने के लिए। अच्छा, डेड एंड शेल की एक दो और रीजन मेरे माइंड में आई है आपको बताते हुए, वो भी शेयर कर देता हूँ। डेड एंड शेल की ना एक रीजन एक्सेसिव यूज ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी होते हैं। नहीं, पर्सनली तो मैं कोई कैल्शियम सप्लीमेंट यूज ही नहीं करवाता, मैं नेचुरल पर चलता हूँ। नेचुरल में एगशेल पाउडर है या कटल फिश बोन पाउडर है, मैं वही पाउडर बना के रखा हूँ, सॉफ्ट फूड पे दे रहा होता हूँ। ये बहुत सारे लोग जो कैल्सी फिट और वो कैल्सी लैक, तो पता नहीं कौन कौन सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। डेफिनेटली साथ विटामिन डी भी, बॉडी बॉडी के अंदर जो है बेसिकली आपका कैल्शियम कंटेंट मोर देन नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका एग शेल जो है वो हार्ड हो जाता है। अब उसमें क्या है कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन बर्ड बहुत अच्छा रहा, उसने पूरा इंक्यूबेशन बहुत प्रॉपर की, सब सब कुछ ओके रहा। लेकिन एंड पे आके वो शेल इतना हार्ड था कि वो जो है वो प्रॉपरली ब्रेक ही नहीं कर सका। अच्छा एक चीज और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी शेयर करता हूँ आप लोगों से, शायद न्यू हो कुछ लोगों के लिए। हम समझते हैं कि बच्चा अंदर से एग को तोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा एग को तोड़ती माँ है, लेकिन माँ कभी भी पूरा नहीं तोड़ती। वो क्या करती है, उसके ऊपर एक क्रैक्ड लाइन बना देती है अपनी बीक से, फिर बच्चा एफर्ट करके बाहर निकलता है। तो और अक्सर लोगों की एक रॉन्ग प्रैक्टिस ये भी होती है कि उस स्टेज पे आके ना वो देखते हैं जी ऊपर से अंडा टूटा हुआ है, बच्चा नहीं निकला, 15 मिनट बाद फिर देखा, आधे घंटे बाद फिर देखा, बच्चा नहीं निकला, खुद ही हाथ से थोड़ा बच्चा निकाल दिया, बच्चा सरवाइव भी हो जाता है। लेकिन दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, आप उसको ऑब्जर्व जरूर करें। अगर आपको डाउट है कि यार ये बच्चा वीक है तो उस सूरत में सिर्फ उसको निकालें, अदरवाइज उसको पूरा टाइम दें कि वो खुद निकले। उसकी वजह ये होती है कि जो बच्चा आप एफर्ट किए बगैर, उसकी अपनी एफर्ट लगे बगैर उसको आप हैच करवा देते हैं, वो अल्टीमेटली इतना स्ट्रांग नहीं मतलब डेवलप होता।
उसके अंदर कुछ वीकनेसेस रह जाती हैं, तो वो उसकी वो स्ट्रगल बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। मैं फिर कहूँगा आप नज़र ज़रूर रखें। अगर आपको फील हो गई नहीं, अगर मैं इसको हाथ से हैच नहीं करवाऊंगी तो ये मर जाएगा, तो फिर तो ज़रूर करवाएं आप। अगर आपको थोड़ा सा भी है कि बच्चा एक्टिव है, फुल आपको फील हो रहा है, तो देन लेट हिम डू हिज जॉब। वो खुद से उसको ब्रेक करेगा और बाहर आएगा। तो ये तो खैर आई होप कि मैंने जो है डेड एंड शेल की सारी रीजंस बता दी हैं, और साथ साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी बता दें। फिर भी इसमें कोई क्यूरी होगी तो आप अपने पास रखें, इंशाल्लाह मैं एट द जो है एंड ऑफ टॉपिक आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा, अब आते हैं रेड आई के टॉपिक की तरफ, इफ यू डोंट माइंड। तो मैम अरीज, कैन यू प्लीज टेक ओवर फॉर जस्ट 1 मिनट, मैं ताकि जस्ट हैव सम वाटर। मैं बोल बोल के थोड़ा सा थक गया हूँ। जी जी। अशर भाई, आप थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लें वन बाय वन करके थोड़ा सा। चले ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया। डेड इन शेल पे क्वेश्चन लेते हैं, देन विल मूव टू द रेड आई सर्वाइवल की तरफ। ये गुड आइडिया है। जी, आप लें। जी, एक मिनट। अच्छा, तहमीना दानिश, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चंस करें। आपका कोई क्वेश्चंस है रेड आई के सर्वाइवल के ऊपर तो आप क्वेश्चंस करें। नॉट रेड, तहमीना दानिश। मैं currently नॉट रेड आई के सर्वाइवल के ऊपर, इट्स अबाउट अभी फिलहाल डेड इन शेल पे। काइंडली मैंने डेड इन शेल पे ना एक चैट ओके के थ्योरी देखी है मैम नूर की। ओके। व्हाट टू डू व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई लाइक 80 अबव। ओके, देखिए, नॉर्मली हाई ह्यूमिडिटी ना इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, इसलिए हम उसके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो भी नहीं करते हैं। देखिए, एक ज्यादातर मिनट। केसेस में जो है ना लो ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर रही होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। हाई ह्यूमिडिटी में ना, जैसे मैं उसका कंट्रोल करने का तरीका भी बता देता हूँ। हाई ह्यूमिडिटी में नॉर्मली आप वेंटिलेशन और बेहतर कर देते हैं। जब आप वेंटिलेशन बेहतर करते हैं तो हाई ह्यूमिडिटी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। बट ऐसा टाइम भी आता है कि जब आपके पास फॉगी सीजन और इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें आप जो मर्जी कर लें, ह्यूमिडिटी लो कर ही नहीं सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने डी ह्यूमिडिफायर यूज करना है। आपने सिर्फ एक प्रिकॉशन करनी है कि हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्लीनलीनेस प्रॉपर हो। आपकी शर्ट क्लीन नहीं होगा ना, तो हाई ह्यूमिडिटी में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बैक्टीरिया डेवलप होने का। तो बैक्टीरिया ही आपके अंदर, बर्ड्स के अंदर उनकी इम्यूनिटी वीक करता है या उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और डेड एंड शेल की भी रीजन बनता है। तो इसलिए हाई ह्यूमिडिटी की टेंशन नहीं लेनी। हाई ह्यूमिडिटी में आपने सिर्फ हाइजीन की टेंशन लेनी। चलें। अशर भाई, जिस तरह लाइनअप मेरे पास आ रहे हैं अल्फाबेटिक, तो एक एक म्यूट करके फिर उनसे मैं क्वेश्चंस बोलूं कि वो कर लें, क्योंकि यस, क्या कह रहे हैं। इसी तरह से होगा। अब जिसका भी मतलब क्यूरी है, दे शुड रेज द हैंड। तो आप उनको फिर अनम्यूट करके तो उनसे क्वेश्चन ले सकते जी, ठीक है। हैं। जी, किसी की क्यूरी नहीं है इस टॉपिक के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, मैम करें। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हम एग में क्रैक देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर आधे घंटे बाद हमने देखा और बच्चा अगर हैच नहीं हुआ तो हम उसको खुद ही शेल से निकालना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली आप ये बताएंगे कि हमें कितना टाइम वेट करना चाहिए। ओके, और भी ना, आपको बेसिकली टाइम नहीं देख, आपको बेसिकली एक्टिविटी नोटिस करने की कोशिश करनी है। मैंने लिटरली खुद ऐसा भी देखा है कि अगर एग क्रैक हुआ हुआ है तो उसके कई घंटे बाद, 4 4 5 5 घंटे बाद बच्चा हैच हुआ है। तो आपने बेसिकली एक्टिविटी देखनी होती है, और आपको पता लग जाती है एक्टिविटी, मतलब जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। ऊपर क्रैक हुआ होता है ना, अंदर आपको बच्चा अगर प्रॉपरली हेल्थ मतलब एक्टिव नजर आ रहा है, वो हाथ पाँव मार रहा है प्रॉपर, तो जस्ट लीव इट एज इट इज। अगर आपको लग रहा है कि क्रैक हुआ हुआ और अंदर एक्टिविटी आपको फील ही नहीं हो रही, तो उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करें। थोड़ी देर बाद फिर देखें, आपको एक्टिविटी प्रॉपरली फील नहीं हो रही, तो आपकी जिसको कहते हैं कि वो सिक्स सेंस ही आपको बताएगी कि यार कोई प्रॉब्लम है, नाउ आई हैव टू मतलब मेक इट हैच। लेकिन फिर ये वो बात है कि इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। मैं मतलब यही कहूंगा कि इनिशियली
आप ये अज्यूम मत करें कि आपको लाजमी पता लग जाएगा। तो बस आपने माइंड में ये रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको हाथ से हैच करवाना है। बस अगर फिर भी आपको लगे ऐसा कि हाँ एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी बच्चे की, और एग जो है वो काफ़ी सारा क्रैक हुआ हुआ है और उसको एक्टिव होना चाहिए था, तो फिर आप उसको एग मतलब हाथ से हैच करवा सकती हैं। थैंक यू सो मच। जी वेलकम जी, नेक्स्ट क्यूरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये पता करना है, आपने कहा हाथ से हैच करवा सकती है, जो उनकी उसके बाद कॉर्ड होती है उसको निकालने का क्या तरीका है? क्या आया उसे हमें किसी सीजर से कट करना चाहिए या ऐसे ही हाथ से निकालें और उसको रख दें? इसके बारे में कुछ करें, क्योंकि मेरे साथ एक दो दफा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो चिक सरवाइव नहीं किया। अगर मैंने ऐसे ही हाथ से निकाल के उसकी कॉर्ड उसको रख दिया है तो वो चिक सरवाइव नहीं किया। ठीक हो गया। देखिए मैम, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा और बच्चे की अभी कॉर्ड भी थी, तो इट मीन्स कि आपने उसको अर्ली ब्रेक कर लिया है, या आपने या उसकी मदर ने, जिसने भी मतलब जो भी जिसने भी पिक किया egg, तो दैट्स इन दैट केस आप तो वो सरवाइव करेगा ही नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग। जो बच्चा कंप्लीट होगा ना, उसकी कॉर्ड उस तरह से होती नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्लड फील होगा, ये छोटी सी जिसको कह लें कि वो कॉर्ड भी फील होगी, बट उसको करना कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ निकाल के उसको रख देना है। वो ऑटोमेटिकली विद इन कह लें कि शायद आधे घंटे के अंदर ही ड्राई होके आपको फील भी नहीं होगी कि कॉर्ड बनी हुई है। और इन सम केसेस जिसमें आप एक दो दिन पहले डिलीवर हो जाता है, किसी वजह से एग ब्रेक हो गया या शेल ब्रेक हो गया या आपने निकाल दिया, अब उसमें बच्चा तो काफी मेच्योर होता है, वो सरवाइव तो कर जाता है, लेकिन आपको उसकी कॉर्ड नजर आ रही होती है स्लाइटली सी। इन इन दैट केस में भी आपने कुछ नहीं करना। उसमें भी वो क्या होगा, विद इन कपल ऑफ डेज ड्राई होके बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। तो इन शॉर्ट कॉर्ड की टेंशन लेनी नहीं है आपने। मीन आप ठीक कह है। रहे हैं अगर वो एक के साथ लगी हुई है तो उसे हम लगा रहने दें, उसे ना छेड़ें? नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग के साथ हाँ। लगे तो एग भी साथ ही रहने दें। आप उसको सिर्फ बच्चे को निकालें, वो कॉर्ड साथ ही थोड़ी सी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी है बहुत लंबी स्ट्रिंग फील होती है, तो मैंने आपको बता दिया था कि फिर वो अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस में प्रॉपरली मेच्योर ही नहीं हुई, वो मतलब चेक मेच्योर ही नहीं हुआ, तो इन दैट केस आप उसको सर्वाइव करवाएंगे नहीं। उसको डेफिनेटली इमीडिएटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डिफरेंट मतलब जो वो बीमारियां या प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो विद इन मे बी कपल ऑफ आवर्स या इससे भी पहले एक्सपायर हो जाए। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। जी किसी और क्यूरी है कोई तो मोस्ट वेलकम। तो भाई बाद दफा ऐसा होता है कि फीमेल सही से इंक्यूबेट नहीं करती ठीक है। अपने एग को। ठीक तो है। ये ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड वो बाहर अंदर आती जाती रहती है और एट द एंड या तो डेड इन शेल हो जाता है या हम्म। फिर वो एग वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा ये देखें, डिफरेंट बर्ड टू बर्ड ना ये प्रैक्टिस वेरी करती है। जैसे इंसानों में जो है ना, हर इंसान की अपनी खासियत होती है, ये हर माँ डिफरेंट होती है। इसी तरह जानवरों में भी हर माँ डिफरेंट होती है। अब उसमें भी हमें ना एक्सपीरियंस से ये चीज़ें मिलती हैं कि हमने ऑब्जर्व करना है कि वाकई जो माँ हमें हर टाइम बाहर नजर आ रही है वो अच्छी माँ नहीं है। वो कैसे हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ना कि मेरा कोई बर्ड है, उसने लेग तो की हुई है, लेकिन मैं जब भी उसको देखता हूँ वो तो बाहर होता है। तो मैंने ये चेक करना होता है ना कि क्या ये प्रॉपर अंडों की इंक्यूबेट कर रही है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाके अपने हाथ से मतलब बिल्कुल स्लाइटली नियर टू मतलब कह लें एग्स करके ना उल्टे हाथ से फिंगर्स को बिल्कुल बहुत ही जेंटली पोलाइटली हल्का सा टच करता हूँ। मुझे उन अंडों के टेम्परेचर से या उस नेस्ट की एक हीट जो है ना, उससे पता लग जाता है कि ये माँ इंक्यूबेशन कर रही है। लेकिन इसको इंक्यूबेशन जिसको कहते हैं ना कि टिक के बैठ के करने की आदत नहीं है। ये घंटा करेगी, आधा घंटा बाहर होगी, या जब आप शेड पे नहीं है उस टाइम तो ये अंदर होगी। जैसे ही उसको कोई बाहर से एक्टिविटी फील होगी कि कोई आ रहा है या कोई आवाज आएगी, तो फौरन से बाहर आ जाएगी। लेकिन इन अदर केस ऐसा भी हो सकता है कि आप देख रहे हैं जी, एक फीमेल अंदर ही बैठी रहती थी, 8-10 दिन गुजर गए, अब वो अंदर जा नहीं रही है। ये भी अलार्मिंग है। आपने इस केस में भी क्या करना है, अंडों को ऑब्जर्व करना है। इन दैट स्पेसिफिक केस आपने फिर ऑब्जर्व करना है, अगर आपको लगे कि इसकी हीट प्रॉपर नहीं है, अभी अंडे ठंडे होने की तरफ जा रहे हैं, तो इन दैट केस आप इमीडिएटली उसको पकड़ें और फिर जहाँ पे भी उनकी डेट्स वगैरह मैच होती हैं उनको आप फॉस्टर कर दें।
तो यही इसका तरीका है। इन शॉर्ट आपने अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करना होता है, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली उतना गेन होता जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग कि आपको किताबों से ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने बुक्स में नहीं पढ़ी हैं, बहुत कुछ पढ़ा भी है लेकिन नॉट एवरीथिंग। तो आप अपने बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। अब ज्यादा से ज्यादा टाइम देने का ये भी मैं मकसद नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हर घंटे बाद जाके बर्ड्स को देखें, लेकिन जब भी आप जा रहे हैं एटलीस्ट तब आप एक एक बर्ड को नोटिस करें, चाहे 2 मिनट के लिए करें, लेकिन उनको लाजमी नोटिस करें, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनका जो सीड पॉट है उसमें दाना जो है वो प्रॉपर रहा है, या फॉर एग्जांपल जो बर्ड आपका बैठा हुआ है वो मतलब इट लुक्स हेल्दी, कहीं बहुत लेजी लथार्जिक इस तरह से तो नहीं है, या पानी वानी है फॉर एग्जांपल, तो वो बर्ड को गंदा करने की आदत है। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, ये बड़ी अच्छा पॉइंट मेरे ध्यान में है, मेरे पास कुछ बर्ड हैं वो ना, उनको मतलब बैड हैबिट है, वो अपने और फूड को पानी ऐड करते हैं बहुत ज्यादा। तो उनको मैं फिर कोशिश करता हूँ कि बीकर टाइप ऑफ लगा दूँ, ठीक है, ताकि वो अपने बर्ड्स को सॉरी अपने जो है पानी को बहुत ज्यादा गंदा ना कर सकें और उसमें उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई चांस ना हो। तो इस तरह की जो है वो प्रैक्टिसेस आप भी फॉलो कर सकती हैं उनको ऑब्जर्व करके। खैर ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज होगी बट मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि आपने बोला एक्सेसिव यूज ऑफ कैल्शियम की वजह से डेड शेल होता है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या रूटीन कैल्शियम की हमें रखनी चाहिए वीक में, लाइक 2 टाइम्स या 3 टाइम्स? मैम, कैल्शियम की कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं होती। आप डाइट प्लान ही इस तरह करते हैं या अपनी डाइट ही ऐसी रखते हैं कि उसको एक नॉर्मल मतलब कैल्शियम मिल रहा हो। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी किस्म का कोई कैल्शियम नहीं देता हूँ, किसी भी किस्म का, मतलब सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स। उससे पहले तक मैं हर चीज यूज करवाता था, मतलब मैं हजारों रुपए लगा देता था मल्टीविटामिन और कैल्शियम पे, बट इवेंचुअली विद द एक्सपीरियंस मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये चीजें इफेक्ट तो करती हैं लेकिन इनके साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैंने प्रेफर किया नेचुरल पे आने के लिए। तो मैं अभी आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूंगा मेरी क्या प्रैक्टिस है। मेरी जो एक नॉर्मल डाइट है वो मैंने मतलब कैले बनाई हुई है कि ये रेशियो है, और उस न्यूट्रिशनल वैल्यूज की काइंड ऑफ कैले कैलकुलेट की हुई है कि मेरे इस दाने से मुझको इतनी न्यूट्रिशन मिल रही है। अब मुझे भी पता है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जो है बेसिकली बर्ड को ज्यादा कैल्शियम रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन डेली बेसिस पे कैल्शियम देता हूँ बर्ड को, लेकिन वो नेचुरल कैल्शियम होता ये कैल्शियम वाला जी जरूर डिस्कस होना चाहिए, बिकॉज आई एम यूजिंग न्यूट्रामैक्स और मुझे वो थ्रू आउट ये केओस रहती है कि डेली डालूं तो कितना डालूं, और लोएस्ट डोज क्या हो जो डेली डाली जाए, और क्या किया जाए ताकि ओवरडोज भी ना हो, और वाकयातन नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका भी पता चले जरा कि आप कैसे कैसे करें, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं जरा, तो दैट वुड बी वेरी गुड। है। श्योर मैम, मेरे ख्याल से सारे लोगों ने तकरीबन ज्वाइन कर ली है जो पहले मौजूद थे। अच्छा, मैं बता रहा था कि हम टोटल नेचुरल रिसोर्सेज प्रेफर करते हैं और उसमें मेजरली जो है वो दो ही हैं। एक तो एगशेल पाउडर है, एक कटल फिश पाउंड पाउडर है। अक्सर लोग उसको समुद्री जाग भी कहते हैं या लोकल मार्केट में समुद्री जाग के नाम से जानी जाती है। तो उसको क्या करता हूँ मैं पाउडर बना के रख लेता हूँ। अब एगशेल का पाउडर बनाते हुए ना एक लोग आप लोगों ने याद भी करनी है कि वो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं जिसकी वजह से वो फायदों देने की बजाय नुकसान दे जाती है, जो कि बीमारी की शक्ल में होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शक्ल में। वो है रिलेटेड टू एग शेल्स। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि एग शेल्स कलेक्ट करते रहते हैं एंड पे जाके उसको जो है वो पाउडर फॉर्म में करके अपने पास रख के बर्ड को डायरेक्टली यूज करवाना शुरू कर देते हैं। अब वो ना कंटेमिनेटेड होता है विद मतलब वो कह लें कि एग कंटेंट जो उसके अंदर होता है, और वो मेजर बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है। खैर एनी हाउ उनके नामों में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लें कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ना आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए। अगर आपने एग शेल पाउडर बनाना है ना, तो आप अपने एग शेल्स जो है ना उनको जब भी रखें तो पहले धो के रखें, वॉश करके ड्राई करें, फिर उसके बाद आप जब प्रॉपरली मतलब कलेक्ट कर लिए तो देन उसका पाउडर बना के आप रखें ताकि उस पर किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना रहे। और मैं इसको इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू मतलब कर चीज फॉलो कर मैं अपनी शेल जो है
चमचा पड़ा था सामने पड़ाना पर काइंडली म्यूट द माइक। ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਡੇ? ਅੰਡੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ म्यूट ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣੀ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਸਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਦਿਓ। काइंडली आप काइंडली माइक म्यूट कर लें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। छिलके जो है ना, सैमसंग SM के नाम से जो भी छिलके काइंडली जमा करनी है ना मैं। वो भी गलती नहीं की ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली अपने माइक काइंडली म्यूट रखा करें। ओके मैम, आईफोन कैन यू प्लीज टेल मी वेयर आई वाज? मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी तो मैं भूल गया। हेलो, कैन एनीबॉडी कैन आई मीन फीडबैक मी, मैं कहाँ पे था? जी फिर आप एगशेल्स बता रहे रख कर हो रहा था, एक्सेल एगशेल्स। पाउडर को किस तरह हमने ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ओके, बेसिकली आपने उसको जो है तरीका यही है कि वॉश करके रखने हैं, देन उसको प्रॉपर ड्राई करके पाउडर बनाना है ताकि किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना रहे। ये जो चीज़ें साथ साथ माइंड में आती है मैं शेयर कर देता हूँ ताकि कहीं पे आप लोगों से गलती ना हो जाए। वैसे ये थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है तो सर सॉरी टू कट यू, मैं अपना बता देती हूँ कि डेली अगर 3 एग्स लग रहे हैं तो वहीं हाथों से उसको क्रश किया और वो एग जब ग्रेट किया तो उसमें डाल दिया। इज इट ओके? ये वाली रूटीन ना? यस, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, मैं बल्कि से याद है, मैं बता रहा था कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैंने कलेक्ट भी करने होते हैं नेक्स्ट, तो जो मैं बॉइल्ड एग्स होते हैं ना उनके जो शेल्स होते हैं उनको कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये एक प्रोसेस से गुजरे हैं प्रॉपर एक हीट से, तो इसके अंदर कोई बैक्टीरियल या इस तरह से कोई भी गंदगी वगैरह कंटेमिनेशन होगी तो वैसे ही बॉयल होने की वजह से खत्म होगी। तो आप ये प्रैक्टिस फॉलो करें। खैर, लेट्स जंप टू द टॉपिक। इसके अलावा कटल फिश बोन पाउडर है, तो ये चीजें मतलब जो दो मेजरली मैं यूज कर रहा होता हूँ और बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में यूज कर रहा हूँ। 2 मिनट से आ ओके, सो बेसिकली ये बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में मतलब फॉलो कर रहा होता हूँ। वो क्या होती है कि जस्ट जस्ट आप कह लें कि 2 ग्राम्स पर केजी। अगर मेरा फॉर एग्जांपल 1 केजी जो है वो सॉफ्ट फूड लग रहा है तो उस पर सिर्फ मैंने 2 ग्राम पाउडर ऐड करना है और ये रूटीन फिर मेरी थ्रू आउट द सीजन रहती है। इसमें मैं ब्रेक नहीं करता हूँ। लेकिन हो भी जाती है कभी, याद नहीं रहा कि किसी और वजह से मैं सॉफ्ट फूड देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो इसका ये हरगिज मतलब कि आपने अगर 1-2 दिन या 3-4 दिन ब्रेक कर ली तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। बट आपने कोशिश करनी है कि अगर ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो आप इसी प्रैक्टिस पे मतलब जो है वो चलते रहें। कैन यू गाइस प्लीज जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव सम अर्जेंट टास्क, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट। ये मैट का स्टैंड। एनी जी, आप क्या बता रही थी कि आप उसको एगशेल भी साथ ही मैं वो एगशेल हाथों से करके ना, या जिस दिन मूड हो हाथ ना लगाने को दिल चाह रहा उस दिन बंदा ग्राइंडर में ही डाल देता है, तो वो वही 3 एक अंडों के छिलके काफी डोज हो जाती है और वो सारा खत्म कर देते हैं, बर्ड्स सारा कुछ खा जाते हैं। तो वो डेली के डेली मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, मेरी भी यही रूटीन है। मेरे 2 एग्स की रेशो है, तो मैं डेली ब्रेड के साथ ही उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर देती हूँ और वो लगा देती हूँ। अब मैंने इनसे ये पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि मेरा तकरीबन ½ kg सॉफ्ट फूड बनता है और उसमें मैं अगर कटल फिश बोन यूज करूँ तो उसकी क्वांटिटी तकरीबन मैं 3 ग्राम रखती हूँ और उसमें आप एक्सेल पाउडर परफेक्ट ऐड होता है। परफेक्ट है, ज्यादा 3 हो ग्राम जाता होगा? बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ज्यादा नहीं है, परफेक्ट है। जी मैम, एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली मेरा ये ऑफिस टाइम होता है तो यू हैव टू बेयर विद मी, कभी कभार हो सकता है ऐसा। सॉरी। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि मैं उसी रूटीन को फॉलो करता हूँ। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक मिनिमल जो मतलब क्वांटिटी है उसी को फॉलो करें तो आपके बर्ड की जो है वो जो है कैल्शियम नीड उसी से पूरी हो जाएगी। अच्छा, नेचुरल कैल्शियम सोर्स का एक बड़ा फायदा ये होता है कि बर्ड ओवरडोज नहीं होता, लेकिन इसके बरक्स जो सिंथेटिक फॉर्म में कैल्शियम होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में या इस तरह के फॉर्मेट में है कि वो बर्ड में मतलब एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप नेचुरल सोर्सेज से जब कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब करती है ना बॉडी,
तो वो उसको पूरा पूरा नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पर आपने कुछ चीज़ खाई है तो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा आपको लग जाएगा। वो उसमें से एक स्पेसिफिक कंटेंट जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही लगेगा, लेकिन उसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसको बहुत ही ओवरडोज कर दें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप जितना मर्जी खाते रहें तो आपको लगेगा उतना ही जितना आपको रिक्वायर्ड है। मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो वो भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और आपने एक नॉर्मल एक मिनिमल सी डोज जो मैंने रखी है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से डेली बेसिस पे, मतलब 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से मैंने कटर फिश पाउंड भी देना है और एगशेल पाउडर भी, तो वो देना है। बाकी मैम जो आईफोन के नाम से, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी है कि जो भी बॉयल एग जो होते हैं उन्हीं को वो क्रश आउट करके उसमें ऐड करके दे देती है। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक्सेल तो डालती हूँ, साथ मैं डी मैक्स के जो है वो विटामिन डी के 2 से 3 ड्रॉप्स अपने सॉफ्ट फूड में डालती हूँ। मेरा ओवर 1 kg से ज़्यादा सॉफ्ट फूड लगता है, तो क्या वो बेहतर है डी मैक्स डालना या नहीं ज़रूरत उसकी? मैम आपकी एवरी इंडोर है टोटली, और क्या वहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है? नहीं नहीं सर, आउटडोर सेटअप है लेकिन धूप नहीं आती, धूप नहीं है लेकिन फ्रेश एयर और टोटली वेंटिलेशन एल शेप में है। अगर धूप नहीं आती, इससे अब क्या मैं मुराद लूँ कि डायरेक्ट बड़ पे धूप नहीं आती है? शेड के किसी हिस्से में धूप आती ही नहीं है बिल्कुल भी? नहीं कवर्ड है सर, मतलब छत से रिफ्लेक्शन आता है धूप का, लेकिन मेरे साइड पे, जिस साइड पे आइवरी है वहां पे धूप नहीं आती। सर मतलब शेड की छत पे आती है, मतलब इंडोर में कहीं नहीं आती। चलें यार, मेरे पास जो शेड है उसमें ना समझ लें कि 20% हिस्से पे डायरेक्ट धूप आती है फॉर सम सर्टन टाइम, क्योंकि डेफिनेटली सूरज मूव कर रहा है तो एक सर्टन टाइम के लिए रहती है। तो मैं तो विटामिन डी देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतनी काफ़ी है। बाकी सारा दिन उनको लाइट मिलती रहेगी, तो लाइट इटसेल्फ इज अ विटामिन डी, इसमें कोई शक नहीं है कि डायरेक्ट लाइट जब आ रही है तो एक हाई कंटेंट ऑफ विटामिन डी होगा, और जब इनडायरेक्ट आ रही है तो लो होगा। बट मतलब इन शॉर्ट यही कहूंगा कि अगर आपके शर्ट पे थोड़ी देर के लिए भी धूप रहती है और मतलब थोड़े हिस्से पे भी आती है और प्रॉपर लाइटिंग रहती है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये बहुत ही ना होने के बराबर धूप आ रही है और लाइटिंग भी अननेचुरल लाइटिंग ज्यादा करनी पड़ रही है आपको, ट्यूब लाइट्स एंड ऑल दैट स्टफ, और नेचुरल लाइट इतनी प्रॉपरली नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल दे सकती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें तो कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं होता जब तक बॉडी में D3 ना हो। तो D3 इज नेसेसरी थिंग इन अ बॉडी, लेकिन मैं पर्सनली वो भी नहीं यूज करता क्योंकि मैं जरूरत महसूस नहीं करता। जिसको जरूरत है वो बिल्कुल यूज करें, उसमें कोई नुकसान नहीं। जी मैम। अच्छा, ये जो भीगी दालें हम देते हैं और उसमें मटर भी होता है जो भीग के बिल्कुल फ्रेश मटर वाली शक्ल हो जाती है, और वेजिटेबल्स होती हैं और एग होता है और सब कुछ, और एग एंड बिस्किट होता है। तो ये मेरा तो ख्याल है इतने छोटे छोटे बर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो ही जाती होंगी। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। हम माशाल्लाह इतनी अच्छी डाइट दे रहे होते हैं सारे लोग ही, क्योंकि हम लोगों में से अक्सर ने तो यूट्यूबर्स को फॉलो करना है, तो उनमें चलो गुड थिंग इज कि ये थोड़ा सा ये चीजें बताते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर भी मैंने ऐसे देखे हैं जो ये चीजें नहीं बताते, वो कहते जी जो शॉर्ट फूड आप रोक दें और जब सीजन आना हो फिर उसको स्टार्ट कर लें, या बच्चे आने हो तब स्टार्ट कर दें। गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है या मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है कि आप सॉफ्ट फूड थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रखें, बस उसकी शेप्स जो हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इन विंटर्स मेरी कोशिश होती है कि आपके सॉफ्ट फूड में एग कंटेंट ज़्यादा हो, लेकिन इन समर एग कंटेंट बहुत कम रह जाता है। मैं मिसाल देता हूँ कि सर्दियों में अगर मेरी डेली की एक ट्रे लगती है 24 एग्स लगते हैं, तो गर्मियों में शायद वो 3-4 रह जाते हैं। मैं खुद ही क्वांटिटी कम कर देता हूँ। गर्मियों में प्रेफर करता हूँ उनको ग्रीन्स के ऊपर लेके आता हूँ, सब्जियां ज़्यादा यूज़ करवा रहा था, सर्दियों में भी करवाता हूँ, लेकिन फोकस मेरा ज़्यादा प्रोटीन फूड, क्योंकि मुझे पता होता है कि अभी बर्ड्स को फैट्स रिक्वायर्ड है, अभी जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनको ग्रोथ रिक्वायर्ड है, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये चीज़ें बस आप इस पे इंशाल्लाह टॉपिक रख लेंगे डाइट पे प्रॉपर, ये पूरा एक टॉपिक है, बट अभी जस्ट मैंने जनरली आपको बता दिया। आई होप कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी मैम। नहीं सर जी, सर्वाइवल ऑफ चिक्स, रेड आई चिक्स का जो है वो उसमें तो ये बड़ा मस्ट है कि क्या डाइट दी जाए, बिकॉज
वो मैं बताता हूँ पीपल से कि वो दैट हाँ स्पेसिफिकली विद दाने रेड आई शाने ना हो बच्चों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि जी विटामिन ए का इंटेक अगर ज्यादा हो बर्ड्स में तो वो रेड आई की सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रेड आई की आई जो है वो वीक म्यूटेशन है। तो उसके लिए विटामिन ए, क्योंकि हमारी भी जो अगर हम ह्यूमन आईज के लिए भी बेहतर होता है अगर हम आई को वीकनेसेस है या कुछ है, तो आया ये बर्ड्स में भी कैरी करती है ये चीज? मैम वैसे तो रेड आई के टॉपिक पे अभी हम आए नहीं थे, लेकिन आपकी क्यूरी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। वालेकुम सलाम जी मैम, कैसे? आए जी, आ जाए, फौरन आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम फ्री है, मैं आपको जो है वेलकम कहता हूँ। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड द सेशन, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये रिकॉर्ड हो गया प्रॉपरली तो मैं आप लोग को दे दूंगा, ताकि बाकियों के भी कोई काम मसला नहीं, चले। कोई मसला नहीं, हम 1 to 1 डिस्कशन में कर लेंगे। मेरा ख्याल है मेरी बहनों का मसला हल होना चाहिए। चले मैं तो फरिया जी, मेरा मेरा बड़ा इंटरनेशनल नाम इधर भाई ने सेव किया हुआ है, आईफोन। नहीं मैम, आपका नाम क्या आ रहा है ना, आईफोन आ रहा है आपका नाम, मैं तो वही लाहौल तो वाला आपको कुवैत जी। अच्छा आपका अच्छा, मेरी फिर स्क्रीन सही। के ऊपर आईफोन आ रहा है। आप अपना स्क्रीन नेम चेंज कर लें तो वही आएगा फिर मेरे पास। इधर ठीक हो और भी गया, लोग हैं ठीक जिनका हो किसी का सैमसंग आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो आप अपना ठीक हो स्क्रीन नेम गया। चेंज कर लें। अच्छा एनी हो, अच्छा वो मैम का क्वेश्चन था कि वो रेड आई के सर्वाइवल के हवाले से मैं उसको एंडोर्स करता हूँ और उस पर थोड़ी डिटेल दूंगा आपको, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन ए है और वो आपको यूज करवानी चाहिए। डोंट वरी, हम उस टॉपिक पे आए नहीं है। मैं ना थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ रेड आई के सर्वाइवल के हवाले से, तो उसके बाद हम उस चीज पे आते हैं और तब मैं आपके इस जो है वो क्वेश्चन का कह लें कि आंसर करूंगा। अच्छा, आई होप कि डेड एंड शेल के से रिलेटेड सारी क्यूरीज खत्म हो गई हैं। प्लीज मुझे बता दें, मैं सिर्फ 10 सेकंड वेट करूंगा, अगर मुझे कोई रिस्पांस आता है, किसी की क्यूरी है तो कर ले, अदरवाइज मैं नेक्स्ट इसके टॉपिक। इसके भाई अच्छा भाई, इसके पॉइंट्स जो है ना, जी एक जी। क्विक जैसे 5-6 पॉइंट्स क्विक, वो जिस तरह होते हैं ना, वो जरा क्विक क्विक बता दें, क्योंकि मैंने भी लेट ज्वाइन किया है। ये मैम डेड एंड शेल के, जी। मैम फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ना टिप्स के नाम से ना पोस्ट है, मैं पोस्ट करना लिंक ओके शेयर कर देता हूँ, आप वो पढ़ ओके, लीजिएगा, आप वो क्योंकि वो क्विक क्विक भी करूंगा ना तो उस पर 8-10 मिनट लग जाएंगे। ठीक तो ठीक मैं ठीक। यहीं पे चैट के अंदर ना, बल्कि आप लोग बाकी भी बेशक शेयर देख सकते हैं, मैंने चैट के अंदर एक लिंक शेयर किया, आप उसको ओपन करें, वो क्विक पॉइंट्स आ जाएंगे। और बल्कि 1 सेकंड मुझे 1 मिनट दे, मैंने इसमें ना मेरे ख्याल से हाउ टू अवॉइड पे भी लिखा हुआ है अंडों में बच्चों की मौत की रोकथाम। ओके यस, मैंने इस पे लिखा हुआ है, ये भी शेयर कर देता हूँ आपसे। जस्ट गिव मी मोमेंट। ये 2 पोस्ट हैं, ये समझ लें कि ये जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है उसका लुब्बे लुबाब इसमें लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी चलते हैं रेड आई के टॉपिक की तरफ। ओके ओके ठीक हो गया। ओके, सो बेसिकली रेड आई में बेसिकली आप कह लें कि उसकी रीजंस या उसकी रेड आई के सर्वाइवल की ना रीजंस, ना सर्वाइवल होने की रीजंस, और उसको सर्वाइव करने के जो तरीके हैं उस पर बात करते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी ना आप लोगों को ना रूट कॉज भी बताऊंगा कि वजह क्या होती है। मैम याद रखिएगा, जितनी भी म्यूटेशंस हैं ना, डिफरेंट म्यूटेंट्स हैं, वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अब उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम या इंटरनल ऑर्गन्स को भी वीक कर देते हैं, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि सिर्फ फिजिकल पैटर्न में चेंज लेके आते हैं। मतलब होते ये डिसऑर्डर ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो अनहार्मफुल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि ऑपलाइन अगर है तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, लेकिन ये किसी भी तरह से इंटरनल इम्यून सिस्टम को या उन चीज़ों को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए बड़ा स्ट्रांग है, इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। अब मैं आ जाता हूँ इनो या फेलो की तरफ। एल्बिनिज्म मतलब जो है वो इसको इनो को कहते हैं इसमें, और ये चीज़ इंसानों में भी होती है, इंसानों में भी अल्बाइनोज एग्जिस्ट करते हैं, इनफैक्ट किसी भी जानवर में। खैर ये भी एक अलग टॉपिक है। अब रेड आई में बेसिकली कह लें कि बच्चों के मरने की सबसे मेजर वजह होती ही है कि बेसिकली तो वो डिसऑर्डर है, और उसमें रेड आई में ये डिसऑर्डर इस तरह से है कि बच्चे वो वीक इम्यून सिस्टम के साथ पैदा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और अब इम्यूनिटी कम होने की भी पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं जो कि रिलेट कर रही होती हैं उनके मतलब कह लें कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन से, कि उनका मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं होता, उनका
रेस्पिरेटरी सिस्टम उस तरह से एक नॉर्मल बर्ड की तरह नहीं होता। मतलब क्या आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो खुराक को हजम करने की उनकी सलाहियत उस तरह से नहीं होती जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे की होती है, या सांस लेने की एक अच्छे इन्वायरमेंट, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में मैं हूँ और एक और पर्सन है, हो सकता हम एक ही कमरे में बैठे हैं, एक ही जैसा इन्वायरमेंट है, एक ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, मेरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 100% हो जाए और उसके अंदर ना हो क्योंकि उसका सिस्टम उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या वो वीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो इन शॉर्ट समझ लें कि वो बच्चा पैदाइशी वीक लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली, वीक लाइन सर इसको कहा लाइक जाता है। प्री मेच्योर बेबीज। आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए मैम, प्री मेच्योर बेबीज भी डिफरेंट वो होते हैं स्टेजेस के, आप लोगों को ज्यादा पता होगा फीमेल का, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने किया इस तरह से कि मेरी जो बेटी है ना वो प्री मेच्योर थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज वेरी परफेक्ट एंड फाइन। सर हालांकि आई एम आल्सो प्री मेच्योर। सॉरी, आई एम आल्सो प्री मेच्योर बाय बर्थ। तो बस मैं कहने का मकसद है कि वो शायद इस पे ज्यादा रिलेट नहीं एक्स्ट्रा करता। केयर, एक्स्ट्रा हाँ, केयर मांगते हैं। आप कह सकते हैं इनिशियली एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं, बट माशाल्लाह शी इज मतलब परफेक्टली फाइन। वो मेरी दूसरी बेटी से ज्यादा एक्टिव है एंड हेल्दी है माशाल्लाह। खैर वो टॉपिक ही अलग है, विल डिस्कस लेटर, वो कभी करेंगे। खैर एनी हाउ, इसमें भी मैं ये कह रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग प्री मेच्योर, दिस इज समथिंग कि वो वीक होता है। आप ये समझ लें कि आप खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा पैदा हो रहा है और वो पैदाइशी तौर पे एक वीक इम्यून सिस्टम के साथ पैदा हो रहा है जो इतना स्ट्रांग कुव्वत ही नहीं है। मुदाफ़त कम होती है। एग्जैक्टली, आशिर भाई, हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि एग्जैक्टली, उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, बीमारी की तरफ जल्दी, कोई रागब भी होता है, बीमारी, हाँ कोई भी जरासीम उसको जल्दी अफेक्ट कर जाते हैं, मौसमी तब्दीली उसको जल्दी अफेक्ट कर ये जाती बात है, हो एग्जैक्टली। कोई गया एनवायरमेंटल बाजारी। चेंज उसको हाँ, जल्दी रेड अफेक्ट टू कर जाती रेड, है। फरिया जी, रेड टू रेड का तो ये सुना है बात कि अगर वो भी बताता हूँ, रेड टू ब्लैक में से निकला हो तो वो स्ट्रांग होता है। मैं वो इज भी इट सो? बताता हूँ। बिल्कुल, या ये मैं देखिए क्यूरीज पे बिल्कुल। हम एंड पे आएंगे, लेट मी जस्ट रीड द इंट्रो आई वुड। देखने वाला कुछ नहीं। मैम आसिया प्लीज कैन यू म्यूट योर माइक। हम्म। मैम आसिया प्लीज कैन यू म्यूट योर माइक, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, म्यूट है। इट्स नॉट म्यूट, काइंडली प्लीज डू इट अगेन। माइट म्यूट नहीं है मैम आसिया, ओके इट्स नाउ म्यूटेड। ओके, तो बेसिकली मैं कह रहा था कि रेड आई जो है ना बेसिकली इम्यून सिस्टम वीक होता है उसका, और रेड आई में सिर्फ इनो नहीं होता, इसमें फेलो भी है, इसमें मतलब सिंपल पेल फेलो जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा डन फेलो है या ब्राउन फेलो है। और इनमें भी फिर फर्दर ये है कि कौन सा जीन कितना वीक है, ये भी एक अलग मतलब डिबेट है, ये कह लें अलग बहस है। मैं वैसे जनरली आपको बता देता हूँ कि सो फॉर मेरे नॉलेज के मुताबिक जो अभी तक सबसे वीक लाइन या वीक ब्लड लाइन या कह लें सबसे वीक कंसीडर होता है ना, वो इनो जीन होता है। मतलब इनो में जिसको आप कहते हैं अल्बाइनो रेड आई, क्रीमिनो और लोटिनो, मतलब ये वाले बर्ड जो है वो वीक होते हैं कंपैरेटिवली। बाकी उसे अगर मैं इसको फैलो के साथ कंपेयर करूं या आप कह लें कि डन फेलो के साथ अभी एग्जिस्टिंगली, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन बर्ड्स को कितना इम्प्रूव किया है। मैं ये भी बताऊंगा कि बर्ड्स इम्प्रूव कैसे होते हैं, ब्लड लाइंस स्ट्रॉन्ग कैसे होती हैं। तो अब अच्छा, ये तो होगी उसकी मेजर रीजन, उसकी मतलब कह लें कि आप कह लें कि रेड आई के ना सर्वाइवल की ये सबसे बड़ी मेजर रीजन है कि वो पैदा ही जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके वो बच्चा, तो जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो रहा होता है। अब उसमें हम आते हैं कि इसकी जनरल टिप्स बताता हूँ कि आपने किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम करना है, फिर हम क्यूरीज की तरफ आएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जनरल चीज़ों में ना सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अभी ये मैम का सवाल आया था बीच में, उसका जवाब उन्हें मिल जाएगा आई होप, कि इन ब्रीडिंग आपने नहीं करवानी। इन ब्रीडिंग हम बेसिकली यही कहते हैं कि मतलब रिलेटेड पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको आपस में नहीं लगाना। मतलब बहन भाई कह लें, कजन्स कह लें, सेकंड कजन्स कह लें, सेकंड कजन तो खैर चल जाते हैं, लेकिन आप कह लें कि हाफ ब्रदर सिस्टर कह लें कि दो आपके पास मतलब बच्चे हैं जिनका बाप सेम था, तो वो भी इन ब्रीडिंग में कंसीडर होता है, लेकिन कंपैरेटिवली उसका लेवल चेंज हो जाता है। इन ब्रीडिंग में सबसे गलत या सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस आप कहेंगे इसको कि डायरेक्ट ही आप बहन भाइयों को आपस में क्रॉस ब्रीड पर लगा दें, तो आपने टोटली अवॉइड करनी है। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही अनरिलेटेड बर्ड लेने हैं। अब अनरिलेटेड बर्ड से मतलब क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे जो बर्ड ले रहे हैं आपको उनकी हिस्ट्री पता हो कि आप जिसे बर्ड ले रहे हैं उसने बर्ड किससे लिया था,
वो किसकी लाइन का है, मतलब वो कौन सी, इन शॉर्ट उसकी जेनेटिक डिटेल लेने की कोशिश करनी है कि ये बर्ड जो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये मतलब ऐसी लाइन का है जो मैं दूसरे बर्ड के साथ ब्रीड करवा रही हूँ, उसकी लाइन टोटली चेंज। अब लाइन से मुराद ये ब्रीडर या उसकी पीछे बैक हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मेरे से कोई बर्ड ले रहा है, मेरे से पूछता आपने किसने लिया, मैं कहूंगा जी मैंने XYZ से लिया, उसकी लाइन को आगे को क्रॉस ब्रीड करवा रहा हूँ, तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये इस शजरा नस्ब का बर्ड है। दूसरा बर्ड मिसाल के तौर पे अब मैं फरीहा से ले रही हूँ, उनसे पूछते हैं जी आपने किससे बर्ड लिया, वो कहेंगे जी मैंने ABC से लिया। अब मैंने XYZ से लिया, उन्होंने ABC से लिया है, तो ये हम रिलेट ही नहीं करते हैं आपस में। तो दैट वुड बी काइंड ऑफ परफेक्ट आप कह लें सिनेरियो कि वो आप उसको ब्रीड करवाएं आपस में। ठीक हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट आपने जो इन ब्रीडिंग से बचना है और अनरिलेटेड पेरेंट्स लगाना है। अब इसमें वो मैम के सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ कि रेड टू रेड में क्यों नहीं जाना चाहिए या क्यों नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि मैम मैंने आपको बताया कि कोई भी म्यूटेशन है, कोई भी म्यूटेशन है, वो बेसिकली होता जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। और जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, वो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है वो वीक इम्यून सिस्टम या इस तरह की चीज़ों के साथ पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल उस तरह से नहीं है जिस तरह इनोफेलो वगैरह है। तो जब आप वीक नहीं, मैम नहीं, काइंडली म्यूट, मैं खुद ही कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, मैंने आपको खुद म्यूट किया। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि बेसिकली आप जब मतलब कह लें कि दो रेड आई बर्ड्स को लगा रहे होते हैं, तो आप जेनेटिकली उस डिजीज को कह लें या उस डिसऑर्डर को एम्पलीफाई कर रहे हैं। मतलब आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपको मतलब ये समझना है कि कोई भी रेड आई बच्चा है वो एक खसलत के साथ पैदा हो रहा है, कह लें उसके अंदर एक कमी है। अब जब आप दो रेड आई माँ बाप को लगा देंगे ना, तो वो कमी मल्टीप्लाई होके आएगी, उसके अंदर वो बढ़ के आएगी, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल और लेस हो जाएगा। तो इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी रेड आई को रेड आई के साथ मत ब्रीड करवाएं, आप उसको किसी ब्लैक आई के साथ ब्रीड करवाएं कि जिसके अंदर वो खसलत या वो चीज कम हो। या इनो के साथ करवाएं, सॉरी स्प्लिट्स के साथ करवाएं, नॉट इनो, इनो तो है ही है रेड आई। स्प्लिट के अंदर हम लेके जाने का क्यों बोलते हैं, इसी वजह से कि वो थोड़ा सा अपने उस चीज से दूर हो रहा होता है, नेचुरल के करीब हो रहा होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम या उसके अंदर वो चीज वो प्रॉब्लम जाने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, उसके सर्वाइवल सही। उसके ज्यादा से ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये वजह होती है कि हम उसको जो है अवॉइड करते हैं कि हम आपस में रेड टू रेड मत लगाएं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दो रेड टू रेड लगा के रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं कभी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, उनके पास रिजल्ट अच्छा आ भी जाता है, लेकिन इवन देन मैं ये कहूंगा इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उसकी वजह क्या है, मिसाल के तौर पे आपके रिजल्ट अच्छा आ भी रहा है, पर हो सकता है कि जो बच्चे सरवाइव भी कर रहे हैं वो इतना इम्यूनिटी मतलब उनका इंटरनल ऑर्गन्स या उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो कि वो आगे अच्छा रिप्रोड्यूस कर सकें। तो बेहतर यही होता है स्ट्रॉन्ग लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए कि आप जो है अनरिलेटेड पेरेंट्स भी यूज करें, और इस तरह से स्प्लिट्स टू विजुअल या स्प्लिट टू स्प्लिट्स इस तरह की पेयरिंग से बच्चे प्रोड्यूस करें जो नेचुरल के बहुत करीब हैं, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के साथ हो और आगे एक लॉन्ग टर्म उनका सर्वाइवल हो। उसमें फिर आपने एक और चीज ध्यान में रखनी होती है, हम हमेशा पेयरिंग्स में ना कोशिश करते हैं एक तरफ ग्रीन बर्ड रखें, क्यों? उसकी वजह होती है कि ग्रीन इज नियर टू वाइल्ड। वाइल्ड क्या है बेसिकली, तो समझ लें कि इन सब इन सब मतलब कह लें उसकी, आप कह लें कि माँ है वाइल्ड ग्रीन फिशरी जिसको कहते हैं। तो जितना बर्ड अपने नेचर के करीब होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा। तो हम हमेशा इन बर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी इम्यूनिटी को, इनके सर्वाइवल को हम ग्रीन से गुजारते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि आप उसको वाइल्ड ग्रीन से गुजारें। लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जी आपने हमेशा वाइल्ड टाइप फिशरी ढूंढना है बर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी फीचर्स को, क्वालिटीज को, या आप कह लें कि उसकी इम्यूनिटी को। आपके पास अगर कोई अच्छा ग्रीन अपलाइन भी है तो आप उसको भी यूज करके उसको इम्प्रूव कर सकती हैं। तो ये भी जेन में रखना है आपने कि वाइल्ड इज नॉट जस्ट वाइल्ड टाइप ग्रीन। ठीक है, मतलब जो भी ग्रीन से करीब है वो डेफिनेटली, मैं फिर ये कहूंगा कि मैं फिशर के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, फिशर इज बेस्ट ऑप्शन, लेकिन यू ऑल्सो हैव मेनी अदर ऑप्शंस, तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मतलब जो है रीजन जो इसकी हो सकती है कि जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं। आप कोई जब भी किसी बर्ड की ब्रीड करवाते हैं ना रेड आई की, आपको पता है कि एक मतलब उसके साथ वीक इम्यून सिस्टम के साथ पैदा हुआ है या उसकी ग्रोथ भी उस तरह से नहीं रही, उसकी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं रही, तो उसको कभी भी जल्दी ब्रीड पे मत लगाएं। नॉर्मली तो मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि एक बर्ड जो है ना 7 to 8 मंथ की एज में रेडी हो जाता है ब्रीड के लिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ 10 to 12 मंथ का मिनिमम लगाऊं। लेकिन इस केस में रेड आई के केस में आपने कोशिश करनी है कि बर्ड जो है ना आपका एटलीस्ट जो है एटलीस्ट 12 मंथ का हो, एटलीस्ट।
बेहतर होगा कि किसी तरह वो 15-16 मंथ्स का, मतलब कह लें कि मिनिमम 1 साल, और बेस्ट होगा कि अगर आप उसको 1.25 साल 1.5 साल की उम्र में ब्रीड करवाएं। उसका फायदा क्या होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों से बर्ड इटसेल्फ जो है कह लें कि लड़के मतलब डेवलप हो चुका होगा के अंदर बहुत सारी, मतलब उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो चुका होगा, और जब वो बर्ड ब्रीड करेगा तो एक स्ट्रांग एम्ब्रियो आगे प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक, मतलब समझ लें कि वो जिस तरह कहते हैं ना इंसानों में कि एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चा जन्म दे सकती है, तो समझ लें इसमें भी इसी तरह से एक सेहतमंद बर्ड हो चुका होगा जब अपनी एक एज गुजार के, तो वो फिर एक सेहतमंद एक हेल्थी आगे जो है वो प्रोड्यूस करेगा चिक। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, उसकी एज बड़ी मैटर करती है जब आप रेड ब्रेड की बात करते हैं, मतलब रेड आई सर्वाइवल की बात करते हैं। अच्छा, उसमें इस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने रेड टू रेड कोशिश करनी है नहीं बताएं, स्पेशली किसमें स्प्लिट टू स्प्लिट की, अगर आप सर्वाइवल बहुत अच्छा चाह रहे हैं। आप नोटिस करेंगे अगर आपके पास स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर लगा है ना, अगर आपके पास उसमें से 3 रेड आई भी आ जाए ना, वो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है लास्ट सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास एक पेयर था फेलोस में स्प्लिट टू स्प्लिट का, अब उसके हर क्लच में तकरीबन 3 to 4 चिक पे रेड आई आ रहे थे, मतलब फेलो आ रहे थे, जो कि बड़ा रेयर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहे तो अल्लाह ने दिए, और उन सबका सर्वाइवल था। लेकिन उसके ऑन अदर हैंड में बस एक विजुअल टू का पेयर लगा हुआ था, इसमें से हर क्लास में इतने ही बच्चे आ रहे थे, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ 2 का हो रहा था, एक दो का विजुअल का, बाकी ब्लैक आई तो सर्वाइव कर रहा था लेकिन दूसरे सर्वाइव नहीं कर रहे थे कंपैरेटिवली। तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि आई एम नॉट अ गुड ब्रीडर, नहीं, मैंने पूरी कोशिश की बट वो इतने ये नहीं थे, या इतने कह लें कि इम्यून सिस्टम कि वो, एक सेकंड सॉरी, इसमें मैंने आपको जो है खुद म्यूट किया है, आपने माइक काइंडली म्यूट रखें सारे ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो खैर आपने कोशिश करनी है कि उसको स्प्लिट टू उसमें लेके जाना है, और ग्रीन टू उसमें रहना है। ब्लू में भी जब आप बार बार बर्ड ब्रीड करवा रहे होते हैं ना, तो वो भी अल्टीमेटली आपकी लाइन को वीक कर रहा होता है, और बहुत सारे फीचर मिस हो रहे होते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो बर्ड की क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है जब आप ब्लू टू पार ब्लू इस तरह की पेयरिंग्स करते जाते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन, तो आपने ये चीज़ भी अवॉइड करनी है। अच्छा, इसमें चूंकि वैसे तो नॉर्मली जो बर्ड के मतलब ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ना ज़्यादा मैटर नहीं करता टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, डेफिनेटली अब सर्दियाँ आनी है, दिन ब दिन टेम्परेचर नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। लेकिन रेड आई के केस में चूंकि ये इम्यून सिस्टम उसका इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसके बच्चे के लिए बहुत लो टेम्परेचर जो है सूटेबल नहीं होता। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, और मैंने थोड़ा सा किताबों में भी पढ़ा है कि जो इस टाइप की जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनका सर्वाइवल जो बेहतर होता है वो आइडियल टेम्परेचर्स में या सूटेबल कंडीशंस में होता है। तो उसके लिए बेहतर होगा कि अगर आप किसी तरह अपनी एवरी को टेम्परेचर जो है वो 20 to 25 तक मेंटेन करें। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब आप हीटर लगा लें, मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आपकी ऑक्सीजन कट ऑफ कर देगा शेड की, और कई लोगों के तो पूरे पूरे शेड तबाह हो जाते हैं। आप लोगों ने पोस्टें देखी होंगी, तो इसलिए कभी ये गलती नहीं करनी है आपने हीटर वाली, आपने कोशिश करना है नेचुरल तरीकों से किसी तरह अपना जो है एवरी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। और नेचुरल तरीकों में मेरी तो प्रैक्टिस यही होती है कि मैं जो है वो रात के टाइम पे पूरा अपना शेड सील काइंड ऑफ, मतलब कोशिश करता हूँ कहीं से कोई ओपनिंग ना रहे, और एग्जॉस्ट चलता रहे ताकि अंदर पैदा होने वाले जो गैसेस हैं और जो मतलब इन्वायरमेंट में एक बैड ऑर्डर होती है वो बाहर निकलती रहे। एक छोटा सा एग्जॉस्ट जो है वो सारी रात भी चलता रहे। वैसे 24 बाय 7 और थ्रू आउट द सीजन ही चलता है, लेकिन सर्दियों में भी रात में एटलीस्ट एक चलता रहे, और शेड पूरा बंद हो तो बाहर से डायरेक्ट कहीं से इनटेक नहीं होगी, तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन होगा। और दिन के टाइम पे मैं और वेंटिलेशन इम्प्रूव कर दो, या फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि धूप ज्यादा है तो मैं सर्दियों में भी पूरा खोल देता हूँ। मतलब वो आपने वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट टेम्परेचर वो डिसीजन लेने के मैंने कब शेड को, अब मैं इसको बंद कर दूं, अब मैं इसको खोल दूं, अब इसको ज्यादा वेंटिलेट करवाऊं, अब इसको कम करवाऊं। ऐसा कभी नहीं करना कि वेंटिलेट नहीं करवाना, ये तो चांस है ही नहीं कि आप वेंटिलेट ना करवाएं। वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो लोग बैठे होंगे तो आपने जहन में रखना है। तो आपने इन शॉर्ट यहाँ पे कोशिश करनी है कि एक कह लें कि एक मॉडरेट टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री से 25 डिग्री में कंसीडर होता है वो मेंटेन करने की कोशिश करनी है, तो उसमें ऑटोमेटिकली सर्वाइवल अच्छा होता है। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज जहन में आ गई, मैं आपको बता देता हूँ, शायद ये आपको शायद ये बड़े ब्रीडर कम बताएं आपको। अक्सर जो एक्सपीरियंस ये बड़े ब्रीडर जिन्हें हम कहते हैं ना, वो एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं रेड आई के केस में। वो अपने रेड आई बर्ड को ना
एक्सट्रीम टेम्परेचर में ब्रीड नहीं करवाते हैं अक्सर। मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन अक्सर जिनको एक्सपीरियंस भी है और ये जो इस चीज़ को मतलब कह लें कि मलूज़े खातर रखते हैं, वो अपने रेड आई बर्ड्स को ड्यूरिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी में ब्रीड ही नहीं करवाते। वो जब सूटेबल टेम्परेचर होते हैं जिस तरह आजकल चल रहा है या इससे पहले था, इनमें ब्रीड करवाते हैं, या फिर मार्च से ऑनवर्ड जो होता है उसमें ब्रीड करवाते हैं। उसमें ऑटोमेटिकली सूटेबल टेम्परेचर होने की वजह से रेड आई का सर्वाइवल बेहतर हो सकता है, बेहतर हो जाता है। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, एक नेचुरल उस सूटेबल टेम्परेचर में ब्रीड लेके सर्वाइवल को बढ़ाने की। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है वो डेफिनेटली रिलेट करती है उनके इम्यून सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ऐसे बर्ड जितने भी जिनको हम वीक लाइन कहते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक नॉर्मल बर्ड की तरह नहीं होता। तो उनको थोड़ी सी हेल्पिंग एड काइंड ऑफ चाहिए होती है जिससे उनकी खुराक प्रॉपरली हजम हो सके। तो उसके लिए आप जो है यूज कर सकते हैं डिफरेंट चीजें। अब उसमें फिर सिंथेटिक चीजें भी हैं, नेचुरल भी हैं। मैं खुद प्रेफरेबली उसमें भी नेचुरल की तरफ जाता हूँ, सिंथेटिक की तरफ नहीं जाता। सिंथेटिक में आप लोगों को पता होंगी बहुत सारी हैं, प्रोबायोटिक्स है, प्रोटेक्सीन है, एवी हर्ब है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होगा और भी होगा, बेशुमार मिल जाएंगी जो यूज करवाते हैं। तो मैं जाता हूँ नेचुरल की तरफ। तो नेचुरल में क्या है, चबरका। ठीक है, चबरका आपने नाम सुना होगा, किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाता है, आप वो यूज करवा सकते हैं। मैंने कॉलिक ड्रॉप भी यूज करवाए हैं जो हम नॉर्मली अमूमन बच्चों को यूज करवाते हैं। और उसके अलावा आप कह लें कि हर्ब्स जो होती हैं, नेचुरल हर्ब्स, वो काइंड ऑफ डिफरेंट हर्ब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी हैं, आप उनका पाउडर बना के रखें और अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड के ऊपर यूज़ करवाएं। तो दोज आर वेरी गुड। अच्छा, उसके अलावा फिर उनके सर्वाइवल के लिए मैडम ने पहले एक बात की थी, एक मैम ने, कि विटामिन ए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल है। यहाँ पे वो मैं बात करूंगा एट लास्ट के ऐसी चीज़ें यूटिलाइज करें आप अपनी डाइट के अंदर के जिसमें विटामिन ए है। ये आपकी बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन अब मैं इसमें ये नहीं हरगिज भी कहूंगा कि ये भी आप सिंथेटिक यूज़ करें। आप कोशिश करेंगे इसमें भी नेचुरल आए। तो इसमें नेचुरल की तरफ आने के लिए आपके काफ़ी सारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। मैं शायद सारे तो ना बता सकूं, लेकिन मेरे जहन में जो आएंगे या जो मैं नॉर्मली जिनके बारे में पढ़ा है मैं आपको वो बता देता हूँ, आप बेशक नोट डाउन कर लें। इसमें गाजर जो है बड़ा अच्छा सोर्स है, कैरेट जो होती है वो विटामिन ए का, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट फूड के अंदर। ब्रोकली है, ब्रोकली गोभी की तरह जो होती है, आई होप के वो बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर पालक है, पालक को यूज कर सकते हैं। और लूसन, लूसन तो मैं कहता हूँ कि समझ लें कि आपका मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा कंसीडर होता है प्राइम और डी न्यूट्रिकल, या पता नहीं सॉल्वेट डी ब्रीडर, मतलब सिंथेटिक में ना सबसे अच्छा कंसीडर होता है। तो समझ लें नेचुरल प्राइम और डी न्यूट्रिकल है आपका ये जो लूसन है। तो लूसन आप जो है यूज करवा सकते हैं, उसमें भी एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो विटामिन ए की होती है। इसके अलावा चुकंदर, चुकंदर आप यूज़ करवा सकते हैं। और मस्टर्ड, हाँ मस्टर्ड ग्रीन्स जो हैं वो उसी में आ जाते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसके अलावा भी जो मेरे माइंड में पल्सेस में मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया था मुझे याद नहीं आ रहा है सही तरह से। आई गेस उसको लोबिया कहते हैं क्या, किडनी बीन्स को, अब आई होप कि आप समझ जाएंगे, किडनी बीन्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वो लोबिया टाइप के होता है। तो वो यूज़ करवा सकते लाल लोबिया, उसको लाल लोबिया बोलेंगे। बस जो भी है मैम, वो थोड़ा सा कहीं पे मेरी इंग्लिश वीक है, कहीं पे मेरी उर्दू वीक है, तो बस आप समझ जाएं। तो खैर किडनी बीन्स जो है वो वेरी गुड रिसोर्स फेंक दो, जी। तो तो फेंक दो। इसके अलावा मतलब यही है अभी जो मेरे माइंड में फिलहाल आ रही है। बाकी मैं फिर जो है इस पे कोई पोस्ट बना दूंगा या आप लोगों से फिर शेयर कर दूंगा। फिलहाल मेरे माइंड में यही आ रही है। इन शॉर्ट, विटामिन ए कंटेनिंग जो कंटेंट है, जो मतलब फूड है, वो आप यूज करवाएं। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक लोगों की मिसकंसेप्शन है ना कि जी सॉफ्ट फूड नहीं यूज करवाना, बच्चे नहीं बचेंगे, ये सब गलत है। मैं तो इस पे टोटली जो है बिलीव नहीं करता। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि उनकी अपनी गलत प्रैक्टिसेस शायद इस चीज़ को ट्रिगर करती हैं कि वो इस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं। मिसाल के तौर पे वो सॉफ्ट फूड लोग ऑफर तो करते हैं लेकिन दबा के ऑफर कर देते हैं, और मतलब इतना ज़्यादा दे देते हैं कि जो बर्ड ख़त्म भी नहीं कर पाता, शाम तक नहीं खा पाता, और उसमें फिर बाय द टाइम डेफिनेटली बैक्टीरिया डेवलप होगा तो वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान दे देगा। और रेड आई को जल्दी देगा नुकसान क्योंकि उसका इम्यून वीक सिस्टम है।
तो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस। तो अगर आप प्रॉपरली सफाई के साथ प्रॉपर एक हाइजीन को मेंटेन रखते हुए, एक अपनी डाइट क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए ये चीज़ें अगर यूज़ करवाएं तो ये बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपने भी इसी तरह से सुबह 4 चमचे डाल देने हैं जो कि शाम तक पड़े रहने हैं, तो फिर आप भी मत यूज़ करवाएं माजरत के साथ। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, तो मैं मुझे बड़ी स्टूपिड सी चीज़ लगती है। तो लोग कहते हैं जी ये मत यूज़ करवाएं, क्यों ना करवाएं? जगह आप खुद इस पे स्टडी कर लें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, वीक है, अभी एक मैम कह रही थी वो प्री मैच्योर के हवाले से बात हो रही थी। अगर प्री मैच्योर बच्चे को क्या आप हार्ड खुराक कभी खिलाते हैं? कभी भी नहीं खिलाते हैं। आप उसको हमेशा ऐसी खुराक देते हैं जो ईज़ी टू डाइजेस्ट हो। लेकिन अगर आप कहेंगे जी मैंने जो है वो सुबह फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट खुराक कुछ भी दलिया बना लिया, पता नहीं, अब मुझे ये भी नहीं पता दलिया हार्ड है या सॉफ्ट है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दलिया एक सॉफ्ट खुराक है और मैंने वो सुबह बना लिया और मैं बच्चे को दे रहा हूँ शाम को, तो हो सकता है कि तब तक वैसे ही उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गए, वो फ्रेश ही नहीं है। और तब तक वो मतलब जब मैं उसको सर्व कर रहा हूँ बच्चे को, तो उसको उल्टा फायदा होने की बजाय जो है कोई इन्फेक्शन या किसी किस्म का प्रॉब्लम हो गया। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये टोटली गलत चीजें हैं। मैं इसको 1% भी इंडोर्स नहीं करता कि आप अपने रेड आई बच्चों को जो है सॉफ्ट फूड ना दें। हाँ, इस चीज को इंडोर्स करूंगा कि ये सबब बन सकता है उल्टा उनको मारने का, इस सूरत में कि जब आप लापरवाही करें। तो आपने लापरवाही नहीं करनी है, आपने उनको उतनी देनी है जितनी वो कंज्यूम करें, और जिसको मतलब वो अच्छे से यूटिलाइज करें, तो ये फायदेमंद होगा उनके लिए। तो ये चीज़ें थी रेड आई से रिलेटेड जो सारी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब आपकी क्यूरीज लूंगा, थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉल भी एंड होने लगी है, तो मैं दोबारा से ये सेशन ज्वाइन करता हूँ। आप लोगों के पास जो लिंक है आप उसी से मतलब ये दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही एंड होता है। होप कि शायद एक आधे मिनट में एंड हो जाएगा। जी मैम। हेलो। जी 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 मैम, इसको एंड बिल्कुल ठीक है, कर, पता नहीं बिल्कुल सेशन ठीक है, इसको एंड करके दोबारा चलते हैं। आप उसमें मुझे वो दे दीजिएगा, होस्ट के साथ वो दे मैं दीजिएगा। इसको इंटेंशनली एंड ओ करके दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ इमीडिएटली आप ओके 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 साथ। ओके ओके ओके। मैम आई एम रेडी, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर। आप क्यूरीज ले सकती हैं। मैम प्रिया आई एम रेडी, और अभी आप क्यूरीज ले सकती जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हम पल्सेस यूज करते हैं, दालें यूज करते हैं सॉफ्ट फूड में, तो वो जब आपके रेड आई सिक्स आए हो तो उनको आपको नहीं यूज करना चाहिए, जब वो 15 डेज के हो जाएं आप तब यूज करें। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी अपनी गाइडलाइन दें। हैं। मैम इसके बारे में मैं अभी बताऊँ, रॉन्ग कंसेप्ट है और ये किस तरह से नुकसान है। ये प्लीज जिसका माइक ऑन है वो म्यूट कर लें। मैम आस्ती आप माइक म्यूट कर लें। थैंक यू। ओके, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। पल्सेस या वेजिटेबल्स ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने इनको स्टॉप कर देना है, ये नुकसान देंगी। ये एक सर्टन सिनेरियो में तो नुकसान दे सकती हैं, अदरवाइज इनका कोई नुकसान नहीं है। डोंट वरी, आपने बस सफाई का ख्याल रखना है, क्वांटिटी का, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं देंगी। मैं अक्सर ना इस तरह की बात में से और भी लोग करते हैं, तो मैं उनको इनकी जवाब देता हूँ कि अगर ऐसा होता ना तो मेरे पास कभी रेड आई का एक बच्चा भी सरवाइव ना करता, क्योंकि मैं तो सॉफ्ट फूड पूरा साल नहीं रोकता। मैंने तो पूरा साल देना होता है, लेकिन बस मैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। दैट्स इट। अच्छा भाई, मेरी रूटीन ये है कि मैंने सब्जी थ्रू आउट द सीजन दी हैं, जिसमें आपने जो बोली है माशाल्लाह वो तकरीबन सभी डेली बेसिस पे, जिनमें सिर्फ ग्रीन, लूसन, पालक और मेथी, ये चीजें मैं वीक में एक दफा यूज करती हूँ। और बाकी थ्रू आउट द सीजन, चाहे मतलब गाजर का मौसम था नहीं था, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, कद्दू, शिमला मिर्च, ये चीजें मेरी थ्रू आउट द ईयर गई हैं। लेकिन मैंने दालें यूज नहीं की।
शुरू शुरू में दालें यूज की थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बर्ड्स को डायरिया हो रहा है, तो फिर मैंने उसके बाद से यूज नहीं की। फिर मुझे किसी ने कहा कि दालों से वाकई ही डायरिया होता है, आप दालें यूज ना करें। तो उसके बाद से मैंने दालें यूज नहीं की। तो क्या मुझे करनी चाहिए? अगर अब मैं यूज करूँ, उनको इंट्रोड्यूस करूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम होगी? मैम पहले तो मैं ये बता दूं, मैं फिर यही कहूंगा कि अगर ऐसा होता तो मेरे पास तो सारे बर्ड्स को डायरिया होता, क्योंकि मैं तो यूज करता हूँ। और दालों में भी वैसे स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि हर दाल ही यूज करते हैं। तो वो भी बता देता हूँ जो मैं, बल्कि आज ही मैंने वो लिस्ट बनवाई थी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैंने आज ही अपना जो दाना मैंने प्रिपेयर किया था, मैं उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको। एक सेकंड से चलते हैं। ओके, बेसिकली मैं इसमें गंदम यूज करता हूँ, जौ यूज करता हूँ, दाल मोठ होती है एक, जो कि गांव देहातों में तो नॉर्मली इंसान भी पका के खाते हैं, लेकिन शहरों में ये रिवाज नहीं है, तो सिर्फ जानवरों को ही हम दे रहे होते हैं एनी। तो उसके अलावा काले चने जो होते हैं, एंड सोयाबीन। फिर उसके अलावा मकई का दलिया जो होता है, मतलब ये छल्ली जिसको हम बोलते हैं, उसका दलिया, दलिया फॉर्मेट में। और उसमें जई, जिसको हम जवी भी बोलते हैं। और चोन, हेलो, सॉरी काइंडली म्यूट कर लें। उसके अलावा चोना पंजाबी में बोलते हैं, मतलब वो चावल जो छिलके वाला होता है उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एज अ, मतलब वो दालों का जो मिक्सचर है बेसिकली मेरा ये है। तो इसमें क्वांटिटी भी अगर किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा कि मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, लेकिन खैर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो समहाउ मतलब मैनेज हो जाती है, अब इक्वली रख के दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रही बात उससे डायरिया होने की, तो बिल्कुल उससे डायरिया हो जाता है, लेकिन वो भी सर्टेन कंडीशन में होता है। मतलब वो जब आप उसको थोड़ा सा कह लें कि प्रॉपरली नहीं देंगे बर्ड को, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे कि बर्ड कितनी देर में खा रहा है या नहीं खा रहा, उसी के सामने पड़ा है और वो तब बेचारा खा रहा है जब उसके पास और कुछ नहीं है खाने को, तो तब तक वो वैसे ही काइंड ऑफ कह लें कि कंटेमिनेट हो चुका है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गया तो उस सूरत में। लेकिन अगर आपके बर्ड को ये सारी चीज़ें खाने की आदत है, प्रैक्टिस है, और वो इमिजिएटली इस पे टूट के पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स हैं तो मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ, इमिजिएटली टूट के पड़ता है, क्योंकि मैंने उनको लगाया हुआ है, पूरा साल की रूटीन है। और वो खत्म कर देते हैं उसको विद इन 15-20 मिनट्स या आधे घंटे के अंदर अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ते। लेकिन इसके बरक्स कुछ बर्ड बाहर से आते हैं जिनको आदत नहीं होती है, या कोई ऐसे बर्ड न्यू आदत नहीं है फॉर एग्जांपल, उनको जब मैं ऑफर करूंगा वो इमिजिएटली नहीं खाएंगे, पड़ा रहेगा, शाम तक पड़ा रहा है, मैंने नहीं देखा, उन्होंने शाम को खा लिया। तो इट कुड ट्रिगर टू सम, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम, को उनको लूज मोशन, डायरिया, इस तरह के प्रॉब्लम हो गए। तो इस मतलब इन शॉर्ट, ये दिस इज नॉट समथिंग साइंटिफिक के उसकी वजह से डायरिया होगा। दिस इज समथिंग के वो हमारी लापरवाही होती है जिसकी वजह से डायरिया होता है। अलबत्ता ये चीज़ें बर्ड को नुकसान नहीं देती। दैट्स इट। जी मैम, तबीर नूर, आपने काफी देर से वो हैंड रेज किया हुआ, आप बताएं क्या क्यूरी आपकी। आई गेस आपकी क्यूरी नहीं है, शायद आपको आंसर मिल गया। जी अरीज, आपकी क्यूरी है, आप बताएं मुझे। कैन यू हियर में? आप काइंडली कंफर्म करें, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी भाई, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, अब आ रही है। ओके, फिर सारों को आई होप आ रही होगी। ये जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, अरीज खान, सुमेरा दस्तगीर, अगर इनकी कोई क्यूरीज हैं तो काइंडली करें, अदरवाइज फिर कोई और क्यूरी कर सकता है, नो इशू। अच्छा भाई, एक चीज मैंने क्लियर करनी है जो मुझे 3-4 साल से समझ नहीं आ रही। कि जब चिकलेट से आज रात हैच होना है या कल हैच होना है, तो लोग कहते हैं जी 1-2 दिन पहले से स्पार्क या फ्लैश शुरू कर दें, और दालें तो बिल्कुल ही रोक दें। सॉफ्ट फूड में सिर्फ एग ब्रेड और जरा सी कोई गाजर, जरा सी बंद गोभी ऐसे। तो व्हाट डू यू से, वाकयातन हमें दालें रोक देनी चाहिए? मैम ये सो सारी सो चीजें, ये सो सारे सवाल एक ही चीज से रिलेट कर रहे हैं, और वही बार बार बता रहा हूँ कि कोई मतलब इससे इफेक्ट नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जो आप चीजें दे रही हैं बर्ड, उसको कंज्यूम टाइमली कर ले, दैट्स इट। और ये जो है ना, वार्क वार्क, मैं एग्जाम्पल दूं, फिर कोई ये ना समझे कि मैं इन चीजों को किसी वजह से मतलब कोई पर्पसली निगेट कर रहा हूँ, बट फ्रैंकली मैं एक लॉजिकल बात करूंगा, शायद आपको समझ आए।
और थोड़ी सी ऐसी है कि भाई मुझे औरतों में रेगुलेशन करनी चाहिए, बट मैं कर रहा हूँ। मतलब आई होप कि मैच्योर आप अंडरस्टैंड करेंगी। मुझे ये बताएं कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो मल्टीविटामिन या ये चीजें कब लेना शुरू करती है? स्टार्ट से ही शुरू कर देती है या फिर एंड पे आके 2 दिन पहले डिलीवरी से लेना शुरू करती है? you're right. वो स्टार्ट से लेती है ना, क्यों? ताकि उसका पूरा मतलब थ्रू आउट द जो एक एज का साइकिल होता है पूरा प्रेगनेंसी का, उसको विटामिन्स मिलते रहे, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती रहे। इसी लॉजिक से लेते हैं ना। वैसे तो मैं तो समझता हूँ औरतों को भी लेने चाहिए, उन्हें भी नेचुरल डाइट लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि मतलब है, एक तो है, खैर उसको छोड़ें, अलग टॉपिक है। बट मैं यही कहूंगा कि अगर देने भी हैं तो पहले दें, बाद में देने का कोई फायदा नहीं है। और इन इन दिस केस, बर्ड्स के केस में अभी ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जो है वो मतलब मदर के अंदर डेवलप हो रहा है, ये तो एग में डेवलप हो रहा है। तो इस केस में मैं कहूंगा अगर किसी ने देने भी हैं ये चीजें तो लेंग आने से पहले दे, ताकि एम्ब्रियो जो है वो स्ट्रॉन्ग डेवलप हो। आप एक आप पहले से ही अगर उसको 1-2 दिन पहले स्पार्क छोड़ के दुनिया की कोई भी चीज दे देंगे, तो उससे बच्चे का कोई सर्वाइवल का ताल्लुक नहीं है। ये सब जो खुद साख्ता उस्ताद और यूट्यूबर्स है ना, उनकी पिलाई हुई बातें, इससे कुछ नहीं होता। मैं फिर यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज फिर करूंगा कि अगर ऐसी कुछ चीज होती ना तो हमारे पास रेड सर्वाइवल होता है ना, बिलीव यू मी। हम इस तरह की कोई प्रैक्टिस फॉलो ही नहीं करते। आप ये शेड पे आए, मेरे पास पार्क जरूर पड़ा मिलेगा आपको, लेकिन वो बीमारी की सूरत में रखा हुआ मैंने। जब मेरे पास खुदा ना खास्ता डायरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या किसी और बीमारी की वजह से बर्ड सोकड़े में जाता है, तो उस कंडीशन के लिए मैंने स्पार्क रखा होता है। तो मुझे पता है कि तब बर्ड को मल्टीविटामिन की जरूरत है, वो वीक है, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की जरूरत है, इसलिए मैंने वो मेडिसिन भी रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरे शेड पे कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, एक्सक्लूडिंग वे सॉल्वेट या कैल्सी लैक्ट, इस तरह की चीजें नहीं पड़ी हुई। मेडिसिन मेरे पास सारी पड़ी होती है, तो मुझे पता है खुदा ना खास्ता मेरे बर्ड को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरे से लापरवाही हो सकती है। ये नेचुरल चीजें हैं, जानदार है। आपको यू नेवर नो कि किस वजह से उसमें क्या बीमारी आ जाए, तो यू मस्ट हैव एवरी मेडिसिन जो जेनेरिक है वो मैंने रखी होती है, ताकि मैं उनको ट्रीट कर सकूं। ऐसा ना हो कि मुझे एंड टाइम पे वो चीजें मिले ना। जी जी। अच्छा, इसमें नहीं आशा भाई मैं ये ऐड करूंगी कि ये ना बहुत सारी जो मिथ्स चल रही है ना इसके ऊपर यूट्यूबर्स की। अभी मतलब 1-2 दिन पहले मैंने सुना कि एंटामिजोल जी दें अगर आप अपने बर्ड को थ्रू आउट द यानी कि जो चिक फीडिंग वाला सीजन है, तो वो जी बड़ा अच्छा, उससे जो है वो बर्ड के का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। बाखुदा मेरा दिल किया मैं तो ना अपनी फार्मेसी की डिग्री फाड़ के फेंक दूं और किसी दीवार में टक्कर मारूं जाके। देखिए मतलब एक आपको प्योरली एंटी एमीबिक मतलब जो है वो ड्रग है, और आपको सिर्फ उसमें डायरिया में यूज करनी है, ठीक है। और उस वक्त आपको एक सपोर्ट दे रही है, और अदरवाइज वो आपके जो नॉर्मल फ्लोरा है गट का, जो जितना भी आपका वहां पे जो हेल्दी आपके बैक्टीरियाज हैं, उनको भी वो किल करके बाहर किल फेंक दिए। कर देता है और आप एग्जैक्ट। कह और आप देखिए इतने मतलब इतने वसूख से कह रही हैं कि आप रेड आई सर्वाइवल। लोगों के 4-4 लाख रुपए के बर्ड लगे हुए हैं, मतलब 2-2 लाख का एक बर्ड लगा हुआ है, पेयर लगे हुए हैं। आप उन एक तो आप उन हम 10-10 लाख लगे हुए हैं। जान के दुश्मन हो गए हैं। क्लाइंट्स लोगों ने 10-10 लाख का खरीदा है। मैंने तो सिंपल डाल हाँ, भी 13 लाख का खरीदा था। आप उनको जो है एंटामिजोल सिरप पिलवा रहे हैं, तो क्या मतलब। और वो बिल्कुल एक लेमैन है, आई डोंट नो वो कहाँ का यूट्यूबर है। आई होप कि वो पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं लोग पहुंच गए होंगे वहां पे। खैर फ्रॉम इग्नोर इट मैम, आई टोटली भाई एग्री विद भाई यू। फ्रॉम आपकी कोई चकवाल के पता नहीं है झेलम, इस तरह से करके वो अपनी प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं। जी और मैम, वो लोग बेचारे फंस जाएंगे, जो नहीं जिनको मसला होगा वो जाके वो शायद एंटामिजोल आई पिलाना शुरू टोटली कर देंगे। एग्री, आई मैं तो टोटली पूरी एग्री। गर्मियां सॉफ्ट फूड देती हूँ, वो देती 40-50 मिनट्स के लिए हूँ। लेकिन मुझे होता है कि जी गर्मियां अगर ज्यादा पड़ रही हो तो क्या हम चाय नाश्ता चीजें छोड़ देते हैं कि जी गर्मी बहुत है नहीं खाना? तो इस एग्जैक्टली तरह एग्जैक्टली तो नहीं है ना। एग्जैक्टली मैम। अशर भाई मेरा भी अस्सलाम वालेकुम एक क्वेश्चन है। उस वक्त मेरा वो म्यूट था, इस वजह से मैं क्वेश्चन कर नहीं पाई थी। ओके, नो प्रॉब्लम, करें आप। जी अशर भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि रेड आइज की स्पेशली बात कर रही हूँ, मदर ने फीड करवाया होता है बट फिर भी पोटा भरा हुआ होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो हम्म इसके क्या रीजन है? और ये मैं अभी बहुत देख रही हूँ ना कि बच्चे इस हम्म। तरह से मर जा रहे हैं, 5 दिन के, 1 वीक के, 10 डेज के। क्या वजह है इसकी?
देखिए वैसे तो इस स्टेज की बड़ी वजूहत होती हैं, लेकिन इससे हवाले से ना डाइजेशन इम्प्रूवमेंट के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मे बी शायद वो आपको याद ना रहा हो, मैं फिर बता देता हूँ कि हम उसकी डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए ना डिफरेंट हर्ब्स, वजह इसकी बेसिकली डाइजेशन होती है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। उसको इम्प्रूव करने का डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ कि आप डिफरेंट हर्ब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके उसमें मैंने आपको बताया कि इसके अलावा कॉलिक ड्रॉप जो है वो भी आप कह लें कि हर्ब्स का ही वो अर्क काइंड ऑफ है। मुझे उसके एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स तो नहीं पता, मैम फ्रिया बीइंग जो है वो एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड आपको बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। बट मैं बस यही बता सकता हूँ कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है आपको। कॉलिक ड्रॉप हो गया, ये चल डिफरेंट भाई, हो गई। हाँ जी। मैंने ये आपकी बात सुनी थी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या उसमें कोई क्वांटिटी होती है कि जब हम रेड आइस के सर्वाइवल के लिए कि हमने वेजिटेबल ज्यादा कर देनी है या दालें कम कर देनी है या एग्स हमने देना है, तो क्या क्वांटिटी मेजरमेंट्स होती हैं उसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बस प्रिकॉशंस होती हैं। प्रिकॉशंस क्या होती हैं कि आप जो फूड दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल फ्रेश फूड है, और वो बहुत थोड़े टाइम के लिए उनको दिया गया है। बहुत थोड़े से मुराद है कि उस टाइम से पहले उठा लिया जाए, या उस टाइम से पहले ख़त्म कर दिया जाए बर्ड की तरफ से, जिसके बाद उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है, जिसके बाद उसमें किसी और किस्म की कंटेमिनेशन हो सकती है। इन शॉर्ट, आपने बहुत थोड़ा सर्व करना है और थोड़े टाइम के लिए सर्व करना है। या तो फिर आप, मैं तो फ्रैंकली बताऊं, आप शायद सरप्राइज हो सुन के कि मुझे मेरे शेड पे अल्हम्दुलिल्लाह पेयर जो है ना 80+ है। मुझे एक एक पेयर का पता होता है कि मेरा ये पेयर कितना दूंगा तो खा लेगा। फिर उसमें जब उनके बच्चे आ जाते हैं तो मुझे ये भी पता होता है कौन सा पेड़ अपने बच्चों को ज्यादा खिलाता है, इसको मैंने ज्यादा देना है, और कौन सा कम खिलाता है, इसको मैंने कम देना है। तो ये तभी चीज होती है जब आप उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बर्ड्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करें ये चीजें। तो फिर आपको ये क्वांटिटी सेट ही नहीं करनी पड़ेगी। वो जिसको कहते हैं ना कि आपका हाथ ही सेट हो जाता है, आपको पता होता है डालते हुए कि अच्छा इसको मैंने इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, दैट्स इट। कोई मखसूस क्वांटिटी नहीं है मैं कि आपको बताऊं और आप वो फॉलो करें। हम्म। अच्छा, थैंक यू ये अशरफ। अब एक एक मिथ ये भी है जी, ये ब्रीडिंग सीजन में जी इनको प्राइवेसी दें, हर वक्त आप मदीने आऊं मदीने जाऊं ना करें, बर्ड्स हम्म। की शेड में सुकून हम्म। से रहें। उनको बस खाना डालें, फिर गिव देम टू हम्म। आवर्स उसके बाद फिर कोई अगर कोई बॉक्सेस चेक करने हैं थोड़े बहुत तो वो हल्का फुल्का करें। ठीक है। उनको बहुत डिस्टरबेंस नहीं करनी उनकी। ठीक है मैम, मैं ओके, मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक चीज़ तो जहन में रखें कि ये ओवरऑल तो ये चीज़ वाकई है कि आपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रखना। दे शुड हैव अ वेरी जिसको कहते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट। डिस्टर्ब होता है इस चीज़ से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल है। बर्ड डिस्टर्ब होता है इस चीज़ के कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। बर्ड डिस्टर्ब होता है इस चीज़ से कि उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं वहाँ पे, उनको कोई छेड़ रहे हैं, या मतलब किसी भी तरह से होता है ना, बच्चे चले जाते हैं, वो कोई चीज पेंसिल मार रहे हैं। मैं अक्सर बेटियां मेरी आ जाती हैं शेड रूम में, तो वो देखता हूँ मैं, वो बॉक्सेस खोलना शुरू कर देती हैं, वो पेंसिलें लेके, या कोई मतलब वहां पे कोई और चीज उन्हें नजर आ जाए, कुछ ट्रिक हो उनके हाथ में, तो ये चीजें अवॉइड करनी है आपने। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बर्ड को देखना ही नहीं है। आपने डेली डेली अपने बर्ड्स को देखना है। डेली इवन कि उनके नेस्ट को भी देखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका भी एक प्रोटोकॉल आपने वो फॉलो करना है। वो प्रोटोकॉल क्या है कि एक तो प्रोटोकॉल ये है कि बर्ड को कभी सरप्राइज नहीं देना आपने, क्योंकि सरप्राइज कुड बी वेरी हार्मफुल। इवन आप कह लें कि उनको मार सकते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब आपने शायद कभी किसी ने नोटिस किया हो कि बर्ड आपके बिल्कुल ओके हेल्दी हैं, लेकिन कहीं बाहर कोई काइंड ऑफ कोई बहुत ही वियर्ड साउंड, कोई बिजली गरजी है, या कोई बाहर फायर वायर हुआ एंड ऑल दैट, या बहुत कोई हैवी साउंड हुआ है, बर्ड आपका एक्सपायर हो गया। तो ये मतलब ये बड़ी टेक्निकल चीज बता रहा हूँ आपको। हमने ये चीज फेस की है कि आपने सरप्राइज नहीं देना बर्ड को। सरप्राइज कुड बी डेंजर फॉर देम। और सरप्राइज ना देने में ये भी है कि एकदम से धड़म से आप शेड के अंदर एंटर हो दरवाजे को धक्का मारते हुए, तो वो भी उनके लिए सरप्राइज ही होता है। मेरी क्या आदत है कि मैं शेड में जाने से पहले हल्का सा नॉक करता हूँ, ताकि वो सारे एक्टिव हो जाएंगे, यस कोई एक्टिविटी होने लगी है, समबडी इज गोइंग टू कम इनटू द रूम। तो मैं उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉस चेक करना है तो मेरी उसमें भी प्रैक्टिस है। मैं उसको हल्का सा नॉक करता हूँ, जैसे नॉक नॉक, हल्का सा नॉक कर दिया कि अगर उसमें बर्ड जो है वो फीड करवा रहा है या किसी और पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में आए, वहां से मतलब क्या लें कि बॉक्स से निकल जाए, फिर मैं उसके एग्स देखूँ। यही मैं यकदम देखूंगा, हो सकता है फीमेल डर के फौरन से उठे, अपना अंडा ही तोड़ जाए।
अपने अंडे में नाखून मार जाए, या कोई फॉर एग्जांपल वो गीली होके बैठी हुई है तो अभी अंडा फॉर उसके साथ ही चिपका हुआ है, वो अंडा ही साथ ले जाए। तो इस तरह की ये वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ। तो फिर बाय द टाइम ये सीखा कि हमने किस तरह बर्ड को चेक करना है, किस किस टाइम पे करना है। पर रही बात टाइम की, तो कोई मखसूस टाइम नहीं है, घंटे दो, वो अकॉर्डिंग टू योर ओन रूटीन है। इफ यू कैन गिव टाइम तो आप 2 घंटे भी दे दें। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 80 बर्ड्स हैं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ मैं घंटे के अंदर अंदर जो है ना उनको ऑब्जर्व कर लूँ, उनको दाना दे दूँ। और फिर नेक्स्ट घंटे के अंदर जो है मैं उनको मतलब फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उनको पानी वगैरह या बाकी चीजें, मतलब टोटल दिन में कोशिश करता हूँ कि 3 आवर्स के अंदर ये मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ। तो अब आप देख लें अपने अकॉर्डिंग टू बर्ड्स, आप टाइम सेट कर लें कि कितने टाइम में आपको ये करना है। जी। भाई मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो आप कॉलिक ड्रॉप देते हैं इसकी क्वांटिटी क्या है, और अगर हमें फील हो कि किसी हमारे पेयर में एम्ब्रियो, मेल में एम्ब्रियो वीक है तो उसकी क्या डोजेज होगी और उसको कौन सी मेडिसिन देना बेहतर है? एम्ब्रियो वीक तो मैम जज करना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है, लेकिन खैर आगे बच्चा अगर आपको वीक फील वाइट करता है ना कि हमारा जो फर्टाइल एग है अगर हम वो कहीं और रखते हैं तो वो मतलब हैच हो जाएगा, लेकिन अगर उसके नीचे पड़ा रहा तो वो मे बी शायद फीमेल की वजह हो। मेरे साथ मेरा एक पेयर है जो इस तरह की मुझे प्रॉब्लम करता है कि अगर मैं उसका एग ना उठाऊं, उसके नीचे पड़ा रहे, तो वो फीमेल उसको सही से इंक्यूबेट नहीं करती या मेल डिस्टर्ब करता है। आई डोंट नो वट एवर द रीजन इज, बट ना वो उसके नीचे हैच नहीं होता, मैं समझ गया, मैं और समझ। अगर मैं उसको कहीं और रख दूं तो वो हैच हो जाता है। हाँ, उस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक फीमेल के जो है वो अंदर नेचुरली ये है कि उसका एम्ब्रियो वीक होता है, और दूसरी उसके अंदर कह लें कि खसलत ये है कि वो टाइम भी पूरा नहीं देती है। मतलब वो 2 घंटे बैठेगी, 1 घंटा बाहर निकल आएगी, फिर घंटा बैठेगी, घंटा बाहर निकल आएगी। तो इन दैट केस तो आप बिल्कुल ठीक है यार, यहाँ आप उसको किसी ऐसे बर्ड के नीचे रखें जो टिक के बैठता है और प्रॉपर रोलिंग करता है बर्ड की, तो उसमें एम्ब्रियो स्ट्रांग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ऐसे केस में फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो स्ट्रांग ऑलरेडी और बर्ड नहीं भी टिक के बैठ रहा तो फर्क नहीं पड़ता है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये चीजें तो खैर पेरेंट टू पेरेंट या बर्ड टू बर्ड वेरी कर रही होती हैं, और ये चीजें भी आपको बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद आएंगी। जिस तरह आपने एक्सपीरियंस किया, इट्स वेरी गुड। तो आपने नोटिस कर लिया कि अच्छा इसके पीछे नहीं सर्वाइव करेगा, मैं इसको कहीं और रखूंगी। सर्वाइव करेगा, इट वीक है, उसको उतना टाइम नहीं दे जितना देना चाहिए। तो वो दूसरी इसके पर दूसरी जो फीमेल है वो उसको प्रॉपर टाइम दे के और उसको इंक्यूबेट मतलब हैच करवा रही है। तो इसका यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप जो मर्जी दे लें उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती हैं एम्ब्रियो। जब नेक्स्ट ब्रीड आने से पहले आप ये कोशिश कर सकती हैं कि आपको मल्टीविटामिन उसकी रिक्वायरमेंट है एम्ब्रियो के हवाले से या इम्यूनिटी के हवाले से, विटामिन ए। तो आप वो वाली चीजें उसको ज़्यादा यूज करवाएं लेइंग से पहले या ब्रीड आने से पहले, जिसमें मल्टीविटामिन है, जैसे लूसन वगैरह है, पालक है, और विटामिन ए से मैंने रिलेटेड आपको बताया, गाजर है, चुकंदर है, ब्रोकली है। तो वो चीज़ आप ज्यादा यूज करवाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो उसकी ब्रीड होगी उसमें एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ब्रीड। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ फीमेल इंक्यूबेट तो ठीक करती हैं, लेकिन जब एग हैचिंग का टाइम से कुछ पहले जल्दी, मैंने एक दो फीमेल ऑब्जर्व इस तरह की है, मेरे पास लोगों की क्यूरीज भी आई हैं खोलो कि जी यार वो दरवाजा। अपना ना जल्दी से जो है ना वो बिफोर टाइम जो है वो एग जो है अपना तोड़ देती हैं। तो उस तरह की फीमेल के लिए क्या किया जाए? आया उनको शेड से निकाल देना चाहिए, या फिर सारे एक अगर तोड़ फ्रॉस्टिंग करते हैं, लेकिन वो प्रीमेच्योर हैचिंग का क्या किया जा सकता है? सारे एक तोड़ देती है फीमेल। नहीं सर, मतलब ये कि एक जब एग हैचिंग, जैसे अगर मेरी 22 को होनी है तो वो 20 को हैच कर देती है। तो उसका मैं अक्सर, अब तो मैं उसके, मुझे पता चल गया है कि भाई ये इस तरह का करती है, तो मैं उसके एग फ्रॉस्टर करती हूँ। इन केस अगर कोई एग उसके नीचे रह जाए तो वो बिफोर टाइम उसको हैच कर देती है, तो फिर वो बर्ड मतलब सर्वाइवल नहीं होता चिक का। तो मतलब इस तरह की फीमेल्स का क्या मैं प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मैं आपसे कुछ क्यूरी करूंगा, आप मुझे ये बताएं आपको कैसे पता लगता है कि इसकी डेट जो है वो एग्जैक्ट 20 है, 21 है?
सर वो क्योंकि मैंने लिखा होता है तो मैं 2 से 3 दिन का भी वेट करती हूँ कि इन केस अगर जैसे मेरी 20 को डेट है हैचिंग की, तो मैं 2 से 3 आगे दिन काउंटेबल रखती हूँ कि अगर नहीं होता, लेकिन वो उससे पहले जो है ना वो कर देती है प्री, मतलब वो अंदर से रेडिश जो है ना वो बच्चे के साथ रेड कलर निकल रहा होता है, जो उनके जो एग से जुड़ा हुआ होता है, वो ड्राई नहीं होता। वैसे आप और एक येलो, कोई भी एक bird जब मतलब निकलता है अंडे से तो ड्राई नहीं होता है। हाँ, उसमें ये है कि नहीं, अगर वो थोड़ा सा प्री एक मेच्योर हो तो येलो, रेड फूड भी होता है उसके साथ। सर एक वो ये जो नहीं। येलो कलर का कंटेंट होता है ना चिक के साथ, वो भी लगा हुआ होता है। अच्छा, वो डेवलप ही नहीं हुआ होता तो काइंड ऑफ जी जी। मेच्योर होता है। अब देखिए, दिस इज समथिंग बैड टेस्ट। अब अब जो ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट डू। हाँ, आप यही कर सकते हैं कि उसको फॉस्टर कर दें। आपको पता है कि इस फीमेल ने पहले अंडे या पहले अंडे छोड़ देने हैं, या इवन के ऐसे भी देख के अंडा देते ही 2 दिन बाद छोड़ देती है, तो उस चीज को तो अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन उसकी कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीजें नहीं है मैं आपको बताऊं और उससे वो मसले हल हो जाए। उसमें बस यही काइंड ऑफ मैनेजमेंट ही है। आप मैनेजमेंट करें तो बच्चे सरवाइव करवा लेंगी, नहीं करेंगी तो खुदा ना खास्ता एक्सपायर होंगे। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया। वेलकम। जी, एनी अदर क्यूरीज? भाई जरा फॉलिक एसिड, सॉरी फॉलिक एसिड नहीं, आपने कॉलिक ड्रॉप्स उसका थोड़ा सा बता दें, अगर वो देना हो तो उसकी क्या क्वांटिटी है? सॉरी, आपने पहले भी पूछा था, मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा ठीक है। इसमें इस तरह से है कि चेवरका भी है, कॉलिक ड्रॉप भी काइंड ऑफ सेम है। अगर आपने को देना उसके पॉट में, एक पॉट नॉर्मली कंसिडर होता है 200 से 220 ml का, में तकरीबन 3 to 4 3 ड्रॉप्स आप दे दें, इट्स इनफ एक उसमें। अगर आप चेवरका यूज करवा रहे हैं, अगर आपने सबको यूज करवाना है तो कॉलिक एसिड से बेहतर चेवरका। कॉलिक ड्रॉप्स जो है वो तब यूज करवाते हैं जब हमने एक आधे बर्ड को करवाना हो, तो दैट्स इजी कि आप उसी में 2-3 ड्रॉप दें और वो उसको कंज्यूम कर ले। लेकिन जब आपने ज्यादा उसमें करवाना है तो फिर मेरे ख्याल से हर्ब्स जो है वो जिस तरह से मैं रेगुलर करवाता हूँ वो करवाएं। अगर मुझे ज्यादा जरूरत महसूस हो कि अभी जो है वो डाइजेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर चेवरका जो है वो आप पानी के अंदर यूज करवा सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी जो है 5 ml इन 1 लीटर इज गुड। और अगर आपको ज्यादा स्टमक का मसला फील हो रहा है तो फिर इट कुड बी अप टू 10 ml, 10 ml तक भी जा सकता है पर लीटर, वो नुकसान नहीं देगा उनको। लेकिन एक नॉर्मल रूटीन में 5 ml पर लीटर इज इनफ। जी मैं चोरका तो यूज करवा रही हूँ, लेकिन पिछले सीजन मैंने सिनबायोटिक यूज किया था, तो इस सीजन मुझे मिला नहीं। तो मुझे ये थोड़ी सी हो रही थी कि मैं अगर मतलब सिनबायोटिक से सिर्फ चोरका पे आ जाऊं, क्या ये एनफ है? क्या मुझे सिनबायोटिक ये चोरका के साथ कॉलिक ड्रॉप्स यूज करने चाहिए? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वो भी हेल्दी बैक्टीरिया है और ये भी इंशाल्लाह डाइजेशन में हेल्प करेगा। मैं तो यूज ही नहीं करता सिम्बियोटिक, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ट्राई करें, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चेवरका ही आपके जो वो बर्ड के अंदर किसी किस्म का कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं आने देगा इंशाल्लाह। चावल का शिवाई पर लीटर कितना डालना चाहिए? 5 ml नॉर्मली, बट इट कुड बी अप टू 10 ml अगर आपके बर्ड्स के अंदर डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और तो यू कैन गिव अप टू 10 ml। हाउ मेनी डेज अगर आपको इन अ लगे कि वीक? बर्ड का पोटा ही चोक हो गया, मतलब देर कुड बी सम टाइम और सिचुएशन के बर्ड जो है ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, मतलब उसका पोटा तो फुल है, भरा हुआ, उसका जो है वो बॉडी आपको बता रही है कि ये तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा और पोटा बिल्कुल सख्त हो जाता है, तो इन दैट केस तो हम डायरेक्ट ही उसको 1-2 ड्रॉप जो है मुंह में डाल देते हैं। और लेकिन अच्छा, हफ्ते में ये इसमें मैं मेरी अपना advice- थोड़ा सा, अच्छा भाई मैं भी अपना एक्सपीरियंस एक बड़ा मजेदार शेयर कर देती हूँ। जी जी। लास्ट ईयर किया था और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया। रादर देन वो आप अपना चौरका या एवी हर्ब जो है वो डालें, उसमें पानी में डालें और वो कुछ जाएगा, पिएगा बर्ड। सर्दी में वैसे भी बर्ड ने पानी कम पीना होता है, तो जो सॉफ्ट फूड देते हैं ना, तो मैं उसको स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेती हूँ। और जो खास तौर पे ये रेड आइज हैं, या जो मेरे पिछले साल मेरे पास जो डाइल्यूट अप्लायंस है, तो मैंने उनके सॉफ्ट फूड पे जो मैं बच्चों को देती थी ना, उनको 2-3 पुश स्प्रे कर देती थी। अच्छा, इक्वली गुड है चौरका भी और एवी हर्ब भी, तो दोनों का मैंने साइड बाय साइड एक्सपीरियंस किया। और जहां आपको बच्चा नजर आए कि उसका जो है वो क्रॉप फूल गया है,
बबल भर गया एक हवा में, मतलब वो काफी सा अजीब सा वो बबल बनता है। आपने कोई उसको लोग दबा दबा के हवा निकालते हैं और अपना जो क्रॉप फाड़ लेते हैं बच्चे का, तो सिंपली आपने उसको 2 ड्रॉप्स जो है वो एवी हब के उसको डायरेक्ट बच्चे के मुंह में डाल दें, और 3 से 4 घंटे में सारा डाइजेस्ट भी हो जाता है और उसका जो बबल भी है ना वो भी खुद ही सॉफ्ट होके नीचे चला जाता है। तो बजाय इसके कि, और कॉलिक का भी मोरलेस यही प्रोसीजर है। कॉलिक ड्रॉप के अभी मैं आपको बता देती हूँ कि उसका इंग्रेडिएंट क्या होता है। उसमें जो है वो ऐसा इंग्रेडिएंट ही होता है कि वो उसकी मोर्टेलिटी बढ़ा देता है। ये जो क्रॉप जो एकदम ब्लॉक हो जाती है ना, उसकी मोर्टेलिटी जो है वो इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है और बर्ड जो है वो इजी हो जाता है। ठीक ठीक है। ये स्पैज्मोलेक्स के नाम से जो है ये हाईमोन की एक कॉलिक मेडिसिन आती है, और इसके डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर आ, पता नहीं क्या क्या सिनामन और जिंजीबार और पता नहीं क्या, कुछ 10 चीजें हैं। मैं इसकी तस्वीर उतार के भेज देती हूँ, तो मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा है इस वक्त। हाँ, वो नाम शेयर कर देंगी फरिया इन राइटिंग, जबानी तो शायद मैं ना कर दूंगी, पता। मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी। टमी फिक्स के नाम से एक बच्चों के ड्रॉप्स आते हैं, वो भी बड़े जबरदस्त हैं। वो लास्ट ईयर भी मैंने सब लोगों को बताए थे, और इस दफा भी जो है वो आपको बता देंगे इसका कि क्या इसमें है। और वो ठीक है। कितने डालने हैं अगर वाटर डी में डाले अगर जाए? किसी किसी के पास ये कॉलेक्स नहीं है तो गैविस्कॉन का सिरप जो है ना वो हम बुजुर्गों के लिए घरों में मौजूद होता है, 2 ड्रॉप्स उसके दे दें। ठीक है, वो भी इक्वली गुड है। Any other queries? बुजुर्ग आप किसे कह रही हैं भाई? यार मैं कौन अपने आप को कह रही हूँ, मैं खुद आई कौन माई बुजुर्ग? सेल्फ। कौन बुजुर्ग? आई मी माई सेल्फ। किसी की 3 एक और बुजुर्ग क्वेरी हैं में यहाँ। जी मैम। देखे मेरी बात सुने, मैं और आप थोड़े थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं आप। अशर भाई, आपकी यकीन जाने जब से आप जब जब आपको कॉल की है, जब जब आपको मैसेज किया है, आपने हर दफा बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। लिटरली मैं तो पहले से ही आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और अब मजीद इस सेशन से और ज्यादा मतलब आपकी रिस्पेक्ट मेरे लिए बढ़ गई है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी गाइडेंस का, रिस्पॉन्स बहुत करूँ, शुक्रिया आपके अगर टाइम किसी का। को रिस्पॉन्स ना भी मिले ना तो उसका मैं सिंपल सा हल बता दूं। देखिए मैं, मेरी एक कह लें कि अच्छी आदत समझ लें इसको, ये है कि मैं किसी भी बंदे को रिस्पॉन्स लाजमी करता हूँ, चाहे मैं उसको जानता हूँ नहीं जानता। सिर्फ सिचुएशन डिपेंड करती है कि कभी कभार मैं बहुत बिजी होता हूँ, जैसे अभी जितने भी मैसेज आए होंगे रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। तभी मैंने तरीका ये रखा, रात सोने से पहले जो कि अप्रोक्सीमेटली रात 3-4 बजे मैं एक एक बंदे का मैसेज देख के उसको रिस्पॉन्स करता हूँ। आपकी कोई भी क्यूरी है, जस्ट लीव अ मैसेज फॉर मी, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह। कईयों को तो इमीडिएटली मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन के मैं कितना बिजी हूँ या नहीं हूँ। क्यों? अजय भाई आप गए थे एलएसपी के फंक्शन पे कल? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था एंड दैट वाज गुड, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मजा आया। दैट वाज वेरी गुड। आप नहीं आई, आपसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। मैं बीमार थी बड़ी सख्त में, तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गई कि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गई, वरना मुझे ये वायरल बड़ा स्वीयर हुआ था और मेरा फीवर पिछले 3 दिन 102 103 से नीचे गया ही नहीं, तो वो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अगला फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला आई हाँ होप यू जी। टू बेटर नाउ। अच्छा मुझे ये शो से रिलेटेड बताएं। अब हर बंदा जो है वहां पे एक ट्रॉफी और 8-9 रिबन्स दिखा रहा है, और हर बंदा ये कह रहा है बेस्ट इन क्लास या बेस्ट इन, तो ये क्या मतलब? बेस्ट तो देखें एक ही होता है, पूरे शो का बेस्ट बर्ड तो एक ही होता है, बेस्ट इन सेकंड क्लास थर्ड। समथिंग एल्स। बेस्ट जो शो में थे वो भी एक ही थे। बेसिकली आपको थोड़ा सा शो फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है मैम। उसमें ये कि डिफरेंट क्लासेस बनती हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, फिर उसमें हर क्लासेस की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। फिर उन क्लासेस में एक बेस्ट, मतलब फर्स्ट वन इज बेस्ट कंसीडर होता है, फिर उन सब क्लासेस के जो बेस्ट होते हैं ना उनका अलग से कंपटीशन होता है, फिर उसमें बेस्ट इन शो बनता है। तो दैट्स यू सी मतलब लॉट ऑफ प्राइजेस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 बंदे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, इसमें हर क्लास के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंट 15 क्लासेस हैं, तो
फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन विल बी 45 पोजीशंस, लेकिन बेस्ट जो है वो फिर एक ही होता है। तो उसमें उसमें भी फिर फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस थी इनकी, बल्कि 2 से ज्यादा थी, क्योंकि इसमें नॉइस क्लास अलग थी और चैंपियन क्लास अलग थी। मतलब समझ लें कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज थी। एक वो थे जो मेंबर्स थे, एक नॉन मेंबर्स थे। तो जो बेसिकली मेंबर्स थे उनमें चैंपियन अलग हुआ फिशरी में, और एक चैंपियन परसनाटा में, तो वो अलग 2 बेस्ट हुए। और जो इनकी नॉइस थी के अंदर एक फिशरी में पर चैंपियन हुआ, एक परसनाटा में चैंपियन हुआ, एक रोजी कोली में हुआ। अब ये रोजी कोली वाली क्लास चैंपियन उसमें नहीं थी, तो इसलिए इसमें नहीं, तो इसमें भी एक चैंपियन होता। मतलब दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा डीपली इनको देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। और ना बर्ड्स हाँ मतलब देर वाज अराउंड अप्रोक्सीमेटली को 1300 से 1500 की रेंज में बर्ड थे, मतलब वहां पे। ऐसा ही है। तो उनमें से 1700 बर्ड जो है वो एक चैनल बता रहा था कि जी हो सकता है, हो सकता है। 1700। देखे, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, बिकॉज आई वाज नॉट हाँ जी पार्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट। तो हाँ मैंने जी खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया ना, मुझे मतलब इतना फिगर नजर आया। इट कुड बी डेफिनेटली वो 1700 या इससे ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मकसद है 1700 में से पोजीशन लेने वाले वो हार्डली शायद 60 65 टोटल मतलब बने होंगे। तो सही है। दिस इज नॉट समथिंग कि सबको ही नाम मिल गया। चले कोई बात नहीं, ये तो अब ये पार्ट ऑफ हॉबी है ना, अब इसका तो क्या किया जाए। अब नहीं, हम मेरा आपको बस एक ये बात भी है ना बहुत पार्टिसिपेटिंग भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो हाँ आप जी सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा ये अगला बर्ड ही साल कोई मैं नहीं इस बचा, हमने सारे इस्लामाबाद में बर्ड वक्त से पहले ही सेल कर दिए। बर्ड बचा ही कोई नहीं। हाँ जी बर्ड ही कोई नहीं बचा। वो अब इंशाल्लाह आगे बेबी शोज आएंगे इंशाल्लाह। फरवरी मार्च से, तो इस दफा तो अगर आप आपको में भी से पकड़ के लोग लेके जाना पार्टिसिपेट है। कर सकते हैं तो इस्लामाबाद में एसीपी का शो हो रहा है, उधर लाजमी पार्टिसिपेट करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बर्ड्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से। यकीन करें, ये एक अलग ही दुनिया है ये। मतलब दिस नॉट समथिंग कि आप 1 2 दिन में या 1 2 महीने में सीख जाएंगी। इसमें सालों रिक्वायर्ड है सबको। आप अच्छा भाई घर वालों ने निकाल देना, यकीन करें, मेरे तो वैसे ही निकालने वाले हैं घर वाले मुझे। अल्लाह ताला खैर। आप उससे पहले घर वालों को निकाल दें। नहीं कर सकती। मैम को सही है, क्यूरियस है तो काइंडली जाऊंगी बताएं, वैसे, अदरवाइज प्लान है जाने का, जाऊंगी इंशाल्लाह 5 को मुझे जाऊंगी, 5 क्वेश्चन नवंबर। पूछना है। तो मैम रिक्वेस्ट हेलो। क्यूरीज ले लें, बिकॉज 5 मिनट रह गए, 4 मिनट जी 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 बिल्कुल। देखना है, देन आई लीव फॉर होम। जी मैम, साइमा मैम कुछ कहना चाह रही थी, बताएं जल्दी से। जी अक्षर भाई, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा एक पेयर है जो कि किसी तौर पे लगने को तैयार नहीं है। मैं उसको साथ साथ भी रख के देख लिया 2 लेदर केजेस में, फिर उसके बाद मैं उनको एक्टिविटी एक क्या होती छोटे है, केज जल्दी में से डाल बताएं, के, एक्टिविटी क्या होती है? लड़ते हैं जब आप उसको साथ में छोड़ देते हैं? नहीं है जो छोटे केज में लाके डाला है तो वो बैठ गए हैं साथ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो फीमेल उसको मारना शुरू कर देती है, वो भगा भगा के उसको मारती है मेरे को। चलें ठीक हो गया। आप इस तरह करें कि मेल को अलग रखें और उसके ब्रीडिंग केज में, और फीमेल को ना अपने लिविंग एरिया में रख लें फॉर 10 डेज। और लिविंग एरिया भी ऐसा कि जहाँ पे आपके बच्चे उसको खूब तंग करें, ठीक है? उसके ठीक है, फीमेल आपने मेल को देना है, फिर मुझे बताना है। चलें ठीक है, थैंक यू। मेरे को तंग करो। चलें, और कोई क्यूरी है किसी की, या वी कैन सिंपली क्विट द सेशन? एक्चुअली 3 मिनट सम सेकंड रह गए हैं, तो मैं अगर किसी अच्छा भाई लास्ट क्वेश्चन है, पिछले साल की ब्रीडर फीमेल है, ठीक है, और इस साल मेल चेंज किया उसका, और इस साल उसके हालात ये हैं कि वो बॉन्ड भी नहीं हो रही और फीमेल स्टिक क्रॉस कर रही है। ओके ठीक है, सारी मेल स्टिक उतार प्रॉपर्ली दी हैं मैंने, उसके उसके हर स्टिक उतार दिया नहीं होगा, उसके। मेल प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं होगा। अगर मेल प्रिपेयर्ड और अपनी ब्रीडिंग कंडीशन में हो तो फिर ऐसे स्थिति ना आए। नॉर्मली ये बैड हैबिट तरह की बर्ड तब ओके जाती है जब वो दे आर रेडी टू ब्रीड, लेकिन उनका पार्टनर उनका सपोर्ट नहीं कर रहा होता, मतलब पार्टनर इज नॉट रेडी टू ब्रीड। तो उस कंडीशन में मेल फीमेल दोनों इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं। तो जस्ट वेट, मेल जब प्रॉपर मेच्योर होगा तो उसकी ये हैबिट भी खत्म हो जाएगी। और ये मतलब ये इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मेरे पास कई बर्ड्स हैं जो मैंने अक्सर देखा है स्ट्रिक क्रॉस करते हैं, बट दे ब्रीड वेरी अच्छा, इसमें ये हम लोगों का एक ख्याल है ना कि ये सिर्फ मेल में बैड नहीं हैबिट नहीं नहीं, होती है। गलत गलत ये गलत। आज मैंने ये सवाल यहाँ इसलिए पूछा है कि सबको ये पता चले कि फीमेल्स को भी ये जो है ना इस तरह का। अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, अदरवाइज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें मतलब इसमें बता सकता हूँ कि आप सरप्राइज रह जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है कि फीमेल टू फीमेल क्रॉस हो रही है, और आप कहेंगे मैंने तो क्रॉस होते देखा है, ये तो एक आ गए हैं।
तो ये भी हाँ पॉसिबल वो है, मेरे पास ये पेयर भी है मेरे पास, वो मेरे बच्चे स्पॉन्सर करते हैं फिर। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें जो अभी हमें सीखनी है। तो खैर इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रखेंगे। बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आप लोगों ने काफी सीखा होगा या थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट सीखा ही होगा। तो नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। तो मेरे ख्याल से मैं सेशन एंड करता हूँ बिकॉज अभी जी, काफी thank you टाइम। very much. God bless you. Thank you very much for giving us so much time. ऑलवेज वेलकम, What ऑलवेज else? वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर हम अगला सेशन जो है वो फिर एक म्यूचुअल कंसेंट से रखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें गैप लेके आएंगे क्योंकि जो 2-3 मेन टॉपिक्स है वो हमने हाँ कवर कर लिए हैं लास्ट 2 वीक्स के अंदर। तो फिर इंशाल्लाह एक अच्छे ऐसे टॉपिक्स है जिसमें वाकई लोगों को फायदा हो वो लेके आएंगे। और अशर भाई को ही तंग करेंगे। अशर भाई, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 34-35 फीमेल्स हु जॉइंड दिस सेशन। ऑलवेज वेलकम। और स्टे ब्लेस्ड, जीते रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz. Allah अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।